सो हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है सभी तक। एक बार कंफर्म कर देंगे और फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जो कि रहने वाला है। आज से हम लोग बैंकिंग वाला पोर्शन शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो मेनली तो आज हम मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह देखने वाले हैं, कैसा क्या सारा कुछ रहता है, ठीक है। तो लेक्चर नंबर 6 इकोनॉमिक्स शुरू किया जाए। कितने लोग यहाँ बारिश हो रही है आज? फिर हम लोग क्यों आज जो है कितने लोग क्या बारिश हो रही है भाई? यहाँ तो बहुत हो रही है। लेट ओपी का मतलब क्या? कोई सिविक सेंस है कि नहीं तुम्हारे अंदर? क्यों? बहुत तेज। अच्छा इधर तो धूप है। अच्छा, वेस्ट बंगाल में तो धूप है। अच्छा, यहाँ पे तो बारिश है। पूरा 7 मिनट जल्दी आए और क्या। चलिए गाइज, पहला क्वेश्चन करिए गाइज। Consider the following statement regarding the Union budget in India. The Union budget is an estimate of government revenue and expenditure for a specific period. बताइए। The Article 112 of the Indian Constitution mandates the presentation of annual financial statement to Parliament. The annual financial statement is prepared by the Reserve Bank of India. अच्छा, ठीक है। RBI करती है, तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स क्या करता है? घुइयां छीलता है। ऑप्शन नंबर ए। With reference to the railway budget in India, consider the following statement. The separation of the railway budget from the general budget was recommended by the Ackworth Committee. Yes, 1921. तो पहला वाला सही हो जाएगा। The railway budget was merged with the general budget on the recommendation of the Bibek Debaroi Committee. Yes, the merger was implemented from The merger was implemented from the year 2016 and 17, यानी कि जो रेलवे बजट है और जो जनरल बजट है उसको मर्ज किया गया था 2016-17 में। तो ये स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल सही है और आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। Consider the following statement regarding the capital receipts and the capital expenditure. Capital receipt either create liabilities or reduce the government assets. Yes, ये receipts ऐसी होती हैं जैसे कि for example debt creating receipts हो गई, like for example loan, that is borrowing, that is debt, alright, and the other being सेल ऑफ एनी एसेट। एसेट को कोई आपने सेल कर दिया, दैट मीन्स आपने डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया। तो यहाँ पे लाइबिलिटी चढ़ रही है, यहाँ से एसेट जा रहा है, तो बिल्कुल सही है। कैपिटल एक्सपेंडिचर लीड्स टू द क्रिएशन ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स फॉर द गवर्नमेंट। यस, कैपिटल एक्सपेंडिचर अच्छा तरीके का एक्सपेंडिचर होता है और ये लॉन्ग टर्म एसेट्स बनाता है गवर्नमेंट के। लॉन्ग टर्म एसेट्स जो कि उसको रिकरिंग पेमेंट देंगे। रिकरिंग पेमेंट का मतलब है जैसे मैंने किसी को, जैसे गवर्नमेंट ने कोई लोन दिया किसी कंट्री को, तो वो टाइम टाइम पे ब्याज कमा के देता रहेगा गवर्नमेंट को। एसेट इज समथिंग व्हिच वर्क्स, एसेट इज अ फॉर्म ऑफ मनी यू कैन से व्हिच वर्क्स फॉर यू। लायबिलिटी इसका उल्टा होता है। रीपेमेंट ऑफ लोन्स बाय द गवर्नमेंट इज ट्रीटेड एज कैपिटल रिसीट। रीपेमेंट कर दिया लोन का, यानी आपने दे दिया है। दे दिया मतलब खर्चा हुआ है, एक्सपेंडिचर हुआ है, रिसीट नहीं हुआ है, इनकम नहीं हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए 1 and 2। With reference to the direct and indirect tax in India, consider the following statements. The direct taxes are progressive in nature and cannot be shifted to another person. Indirect taxes are paid directly to the government and are progressive in nature. GST is an example of indirect tax. So you all know, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। इनडायरेक्ट टैक्स है तो डायरेक्ट थोड़ी ना पे करेंगे, इनडायरेक्टली पे करेंगे। और प्रोग्रेसिव नहीं, प्रोपोर्शनल नेचर का होता है। प्रोग्रेसिव तो आपका डायरेक्ट टैक्स होता है जो कि आपकी इनकम इंक्रीज होते ही वो क्या है, उसका परसेंटेज भी इंक्रीज होता रहेगा। दैट इज कॉल्ड एज प्रोग्रेसिव टैक्स।
विच इज डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स को अगर आप बारे में आप बात करो तो इसी में आते हैं हमारे गिफ्ट टैक्स सॉरी पेपर टैक्स क्या होते हैं जिनसे कलेक्शन बहुत ज्यादा नहीं होता है। एग्जाम्पल बताइए जरा कौन कौन से हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1 एंड 3। एंड डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, जो एवरेज टैक्स रेट होता है वो कम होता है एज कम्पेयर टू दी मार्जिनल टैक्स रेट, एंड द रीजन भी कि वो प्रोग्रेसिव नेचर का है। ठीक है, जीएसटी कैसा है, एक डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स है। 101st अमेंडमेंट एक्ट या फिर 122nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ये आप रिकॉल करिए आर्टिकल नंबर 279A जो कि मेंशन करता है जीएसटी काउंसिल के बारे में। जिसमें टोटल कितने मेंबर्स होते हैं, 33 होते हैं, 2 होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट्स और बाकी जो आपके होते हैं, ठीक है, 31 वो कहाँ से होते हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं वहां से होते हैं वो। ठीक है, ऑल राइट। फिफ्थ, और कहाँ पे जीएसटी जो है एप्लीकेबल नहीं होता है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट इज कैलकुलेटेड एज टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। बिल्कुल सही है, बोरोइंग्स को हटा के जो डेफिसिट होता है दैट इज कॉल्ड एज फिस्कल डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट इज ऑब्टेन्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग द इंटरेस्ट पेमेंट फ्रॉम द फिस्कल डेफिसिट, ये भी सही है, प्राथमिक घाटा। राजकोषीय घाटे में जब आप ब्याज भुगतान घटा देंगे तो प्राइमरी डेफिसिट आएगा, प्राथमिक घाटा। और इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू द रेवेन्यू डेफिसिट प्लस ग्रांट्स फॉर क्रिएटिंग द क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स। तो देखिए यहाँ पे इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट होता है क्या, रेवेन्यू डेफिसिट में जब ग्रांट्स जो दिए गए हैं जो कि रेवेन्यू डेफिसिट में एज ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ही आते हैं, तो वो वाले ग्रांट्स आपको क्या करने हैं, वो हटा देने हैं, जोड़ नहीं देने हैं। यू हैव टू सब्ट्रैक्ट नॉट प्लस। सो ऑप्शन नंबर ए 1 एंड 2। ओके, ऑल राइट। ओके, तो हमने पिछला वाला लेक्चर रिवाइज कर लिया है जो कल हमने किया था। आज बढ़ते हैं मनी एंड बैंकिंग की तरफ। ऑल राइट, वॉइस ठीक करो, वॉइस क्रैक हो रहा है। ओके, वॉइस ठीक करो सर थोड़ा। ओके 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 ओके, कुछ तो है। ऐसा क्या हो गया भाई आज वॉइस में? मैंने तो कोई चेंजेस भी नहीं किए हैं। प्रॉपर्टीज, वॉइस प्लीज चेक, वॉइस 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 वॉइस। ओके, बारिश की वजह से तो नहीं हो रहा ये सब? क्यों? थोड़ा सा स्क्रीन को मुझे आपके लिए अभी ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है। एंड 2। ओके, ऑल राइट। ओके, तो रिवाइज कर लिया जो कल हमने किया था। आज बढ़ते हैं अभी कैसा आ रहा है? अभी एक बार कंफर्म करना। अभी एक बार कंफर्म करना जरा कैसा है। अभी कैसा आ रहा है? अभी एक बार कंफर्म करना। आई थिंक बेटर है ना? अभी आई थिंक बेटर है। अभी एक बार कंफर्म करना जरा कैसा है। अभी कैसा आ रहा है? अब जाके सही हुआ। ओके 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 ओके, आई थिंक बेटर है ना? अभी आई थिंक बेटर है। सर आप ना खिचखिच ठीक करो। खिचखिच यार क्या है ना, वो नाश्ता करने के बाद जैसे आते हैं तो पता नहीं कुछ हो जाता है। वैसे खिचखिच नहीं है गले में, लेकिन ठीक है। अभी ठीक होगा। ऑलराइट, चलिए। लो है, लो नहीं होगा अभी, ठीक है। अभी सही है। ओके, एवरीथिंग
ठीक होगा। ऑलराइट, चलिए लो है, लो नहीं होगा अभी, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या था? सेपरेशन ऑफ रेलवे बजट फ्रॉम द जनरल बजट वाज रिकमेंडेड बाय कमिटी। ओके, द रेलवे बजट वाज मर्ज्ड विद द जनरल बजट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द Payback the Baroy committee. The merger was implemented in the financial year 2016-2017. तो क्या पूछ रहा है? which of the following is correct? ओके सॉरी ओके आई गॉट इट। चल क्यों नहीं रहा अब ये पेन? ठीक है, गॉट इट। यहाँ पे आपका 1 और 2 होगा बिकॉज ये 2016-17 2017-18 में हुआ था। ठीक है, यस ओके। ऑलराइट, अभी स्टार्ट करते हैं आज मॉनेटरी पॉलिसी। ऑलराइट, क्या हम स्टार्ट करने वाले हैं? हम स्टार्ट करने वाले हैं मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी है क्या चीज़? तो मॉनेटरी पॉलिसी रेफर्स टू द रेगुलेशन ऑफ द मनी सप्लाई एंड इंटरेस्ट रेट बाय द आरबीआई टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी, टू कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड इंश्योर द इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, मौद्रिक नीति का तात्पर्य भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रा की आपूर्ति और ब्याज दरों के नियमन से है ताकि मूल्य स्थिरता बनी रहे, मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जा सके और आर्थिक विकास सुनिश्चित हो सके। इन्फ्लेशन हम पढ़ चुके हैं क्या होता है ना? ओके स्क्रीन तुम लोग बताते नहीं हो कुछ, क्यों? चलो अभी ठीक है। आज किसी का ग्रहण तो लगा है क्लास में। सर कुछ दिख नहीं रहा है बेटा, मन की नज़रों से देखो, सब दिखेगा। चलिए गाइस, तो मैंने कुछ पढ़ाया ही नहीं है, तुम भूल जाओ। पता है स्क्रीन ऑफ हुई थी एक रीज़न की वजह से। मॉनेटरी पॉलिसी भी तुम भूल जाओ क्या होता है। अभी हम बैंक की बैलेंस शीट समझेंगे। देखो एक बैंक की बैलेंस शीट कैसे होती है। जैसे कि अगर हम, जैसे कल हमने जब बजट पढ़ा था तो मैंने अपन लोगों का बजट बनाया था ना, आपके घर का बजट बनाया था, उसी तरीके से, उसी सिमिलर तरीके से हम अपनी बैलेंस शीट बनाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल जब हम अपनी बैंक की बैलेंस शीट निकालते हैं तो उसमें क्या दिखता है कि पैसा कहाँ कहाँ से आया और कहाँ कहाँ से पैसा गया। ठीक, ओके। तो इसी तरीके से अगर मैं बैंक की बैलेंस शीट बनाऊंगा, ध्यान रखिएगा, तो बैंक क्या करती हैं? ठीक है, अगर मैं बैंक की बैलेंस शीट बनाऊं तो बैंक क्या करती हैं? बैंक पैसा लेती हैं और बैंक पैसा देती हैं। बैंक पैसा किससे लेती हैं? लोगों से। उसको क्या बोलते हैं? डिपॉजिट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दे आर टर्म्ड एज डिपॉजिट्स। अब ये मत बोलना सर, ठीक है, बेसिक चीज़ें तो एटलीस्ट मैं उम्मीद करता हूँ समझ जाओगे तुरंत कि डिपॉजिट करते हैं, ये किसी के लिए नया नहीं होगा, है ना। बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं, रखते हैं, और बैंक उसी पैसे को क्या कर देती है? लोन पे चढ़ा देती है। किस पे? लोन पे चढ़ा देती है, लोन दे देती है लोगों को। ठीक, और इसी में बैंक का मुनाफा होता है। कैसे? जैसे हमने डिपॉजिट किया तो बैंक हमसे बोलेगा कि जैसे हम आपको ना 7% इंटरेस्ट रेट से पैसा आपको देंगे, आपको ब्याज देंगे हम 7% का, रख दो हमारे पास। ठीक, क्लियर? ओहो, ठीक है। और लोन जो लेने आया है, ठीक है, जो आदमी कोई लोन लेने आया है तो उसको क्या करेंगे? उसको देंगे लोन कितने में? उसको लोन देंगे, लेट सपोज ठीक है, उसको लोन देंगे 9% में। ठीक है, तो ये जो बीच का जो 2% है ये बैंक का मार्जिन होता है, प्रॉफिट होता है, जिसको बैंकिंग टर्म्स में स्प्रेड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्प्रेड। ठीक, तो लोग जाते हैं डिपॉजिट करवाने, लोगों को ही दिया जाता है लोन। जैसे हम लोग के डिपॉजिट्स हैं ना बैंक में, आपके होंगे डिपॉजिट्स बैंक में, ऑलराइट, और लोन देता है बैंक, और जो बीच का मार्जिन होता है वो उसका स्प्रेड होता है, प्रॉफिट होता है। समझ में आती है बात? समझ में आती है सर बात? अब आप मुझे बताइए बैंक के लिए लायबिलिटी क्या होगी और एसेट क्या होगा? हैविंग लर्नड अबाउट द लायबिलिटी एंड एसेट इन डिटेल इन यस्टरडेज क्लास, कल डिटेल में
बैंक की लाइबिलिटी और एसेट सबके लाइबिलिटी और एसेट के बारे में हमने समझा था। एसेट वो है जो आपको कमा के दे और लाइबिलिटी वो है जो कि आपको देना पड़े, भरना पड़े। ठीक, तो आप बोलेंगे डिपॉजिट सर जो होगी ना वो हमारा एसेट होगा। भैया हम तुम्हारे की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो बैंक की बात कर रहे हैं, हम तो बैंक की बात कर रहे हैं। बैंक के लिए यहाँ पे क्या एसेट होगा और बैंक के लिए यहाँ पे क्या लाइबिलिटी होगी, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ सिर्फ। तो बैंक के लिए जो लोन उसने उठाया है जिस पे उसको ब्याज मिलेगा वो उसके लिए परफॉर्म करेगा एज एसेट, और जो उसने डिपॉजिट लिए हैं लोगों से वो उसकी लाइबिलिटी है। क्यों? क्योंकि उसको पे बैक करना है, उसको वापस लौटाना है, उसको वापस लौटाना है उस चीज़ को। ठीक है, ऑलराइट। तो यही स्ट्रक्चर होता है बैलेंस शीट का, जहाँ लेफ्ट साइड में लाइबिलिटीज और राइट हैंड साइड में एसेट्स होते हैं। ये डिपॉजिट्स होते हैं और ये लोन्स होते हैं। सिंपल, समझ आ गई बात? समझते रहना, मैं रिपीट नहीं करूँगा, बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं ये और इसी पे सारा कुछ बेस्ड है। अब लाइबिलिटी यानी डिपॉजिट्स दो तरीके के होते हैं। कैसे? दो तरह के डिपॉजिट कैसे होते हैं? एक वो जो कि हम जब कभी भी जाएं बैंक के पास, वो बैंक हमें वो पैसा दे देगा। दैट इज कॉल्ड एज डिमांड डिपॉजिट, जो हमारी डिमांड पे कभी भी पैसा हमें दे देगा। डिमांड डिपॉजिट या डिमांड लाइबिलिटी, क्योंकि डिपॉजिट्स आर दी लाइबिलिटी। और कुछ ऐसा पैसा होता है जो एक फिक्स टाइम के लिए बंद जाता है, डिपॉजिट हो जाता है और उसको आप तभी निकाल सकते हो। दैट इज कॉल्ड एज टाइम या फिर टर्म डिपॉजिट या फिर टाइम लाइबिलिटी। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे एफडी करवाते हैं हम लोग, आरडी करवाते हैं, फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट। एफडी में क्या होता है? एफडी में 10 लाख रुपए मैंने डाल दिया, लॉक कर दिया, अब 2 साल में मैच्योर होगी, 1 साल बाद मैच्योर होगी और तभी मैं पैसा निकाल सकता हूँ। और अगर क्योंकि इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट रेट ऑफर किया जाता है बाई दी बैंक से। अगर आपने लॉक किया है, यानी अगर आप अपना पैसा लॉक करोगे सर्टेन टाइम पीरियड के लिए, तो हम आपको ज़्यादा पैसा देंगे। इससे होता क्या है कि बैंक को भी एश्योरेंस रहता है, बैंक चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा एफडी वगैरह में पैसा आए, सो दैट क्यों आए? सो दैट कि बैंक को भी एश्योरेंस रहे कि ये पैसा मांगने तुरंत नहीं आ जाएगा। तो इसलिए हम आराम से ज़्यादा पैसा लोन में उठा सकते हैं। नहीं तो अगर ये हम डिमांड वाला डिपॉजिट है तो कभी भी आ जाएगा। तो क्या सर हम एफडी मेच्योरिटी से पहले नहीं तोड़ सकते हैं? तो बिल्कुल तोड़ सकते हैं, बिल्कुल आप पैसा ले सकते हैं, लेकिन फिर उसमें आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो डिपॉजिट्स भी दो तरीके के होते हैं। जैसे कि आप कभी गए एटीएम कार्ड लगाया और पैसे निकाल लिए, वो आपका एक सेविंग अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है, सेविंग अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है या फिर करेंट अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है। सेविंग या करेंट अकाउंट होता है जो लोग धंधा चलाते हैं, जो बिजनेस चलाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा एक पर्सनल सेविंग अकाउंट है और एक करेंट अकाउंट है जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस के लिए है, जो सैलरी वगैरह देना और बहुत फ्रीक्वेंट जो ट्रांजैक्शंस करने होते हैं वो करेंट अकाउंट से होते हैं। इसमें कोई इंटरेस्ट रेट नहीं देती है बैंक्स। अभी इंडिया में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं जहाँ पे आपको करेंट अकाउंट में जो आपका पैसा पड़ा हुआ है उसमें आपको कोई इंटरेस्ट रेट मिले। आप एफडी करवा लो तो मिल जाएगा, लेकिन ऐसे एसएच नहीं मिलेगा। और सेविंग जैसे कि जो आम जनता खुलवा के रखती है वो सेविंग अकाउंट होता है। कभी भी आप बैंक के पास जाओ, पर्ची भरो, तुरंत पैसा मिल जाएगा। एफडी आरडी में आपको मैच्योरिटी टाइम पीरियड के लॉक हो जाता है। ओके, अब मान लेते हैं कि ऐसा बैंकिंग सिस्टम में होता है कि लोग एकदम से अपना डिपॉजिट लेने आ जाएं, ठीक है, और बैंक बोले कि नहीं हमारे पास तो पैसा है ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमने सारा पैसा तो लोन में चढ़ा दिया है। तब क्या होगा? क्योंकि आप खुद समझिए इस बात को कि बैंक का मुनाफा कहाँ बन रहा है? लोन में पैसा चढ़ाने पे। ठीक है, लोन में जितना पैसा बैंक चढ़ाएगा उतना ही बैंक का मुनाफा बढ़ेगा, और लोन में उतना ही, भाई लोन में पैसा कब चढ़ा पाएगा? जब डिपॉजिट्स आएंगे तभी लोन में पैसा चढ़ा पाएगा वो। ऐसे तो नहीं, अपने पास से तो पैसा है नहीं कि लोन में दे देगा। ठीक है, लोगों से डिपॉजिट लेता है, डिपॉजिट के लिए काइंड ऑफ हम बोल सकते हैं कि इंसेंटिवाइज करता है। इंसेंटिवाइज इन दी सेंस कि लोगों को बोलता है कि मतलब बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए, या फिर बहुत सारी इस तरीके की पॉलिसीज़ होती हैं कि आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर दो, वहाँ पे इन्वेस्ट कर दो। क्यों इन्वेस्टमेंट के लिए बैंक बोलता रहता है? क्योंकि उसके पास पैसा आएगा तो वो लोन पे चढ़ाएगा और उसी में उसका प्रॉफिट चलता है। और जितना ज़्यादा आपका डिपॉजिट होगा बैंक में उतनी ही ज़्यादा आपको इज्जत मिलेगी बैंक में। ये भी बात है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि अभी आप जाते हो बैंक में कुछ काम करवाने कि
ये फॉर्म भरना है, वो फॉर्म भरना है, और लाइन में खड़े रहते हो। लेकिन मान लेते हैं आपके बैंक अकाउंट में, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल 2 करोड़ रुपए पड़ा हुआ है, ठीक है। आप बैंक वाले को अगर, ठीक है सरकारी बैंक का तो पता नहीं, प्राइवेट बैंक में वगैरह में अगर आप बोलोगे ना, घर चल के आएंगे वो फॉर्म देने आपको, ठीक है। तो वो क्यों ऐसा होता है, क्यों इज्जत करने लगते हैं जब आपकी डिपॉजिट्स ज़्यादा होते हैं? क्यों? क्योंकि अगर आप नाराज़ हुए तो आप वो डिपॉजिट खींच लेंगे वहाँ से, और डिपॉजिट लाने में बैंकों की ऐसी तैसी हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, ठीक है, कि बैंक, अब यहाँ पे मैं आपको बता क्या रहा हूँ, तो मैं बता ये आपको रहा हूँ कि अगर मान लो कि ये जो डिपॉजिट्स हैं बैंक से, लोग एकदम से बैंक के पास आने लगे कि हमें पैसा चाहिए, एकदम से मान लेते हैं कोई र्यूमर फैल गया इस तरीके का कि भाई बैंकिंग सिस्टम फेल कर गया, पैसा अपना जल्दी जल्दी निकाल लो, जैसे कि ग्रेट डिप्रेशन के टाइम पे हुआ था। तो ऐसी सिचुएशन में मान लो इस बैंक ने तो क्या कर रखा है, लोन में पैसा चढ़ा रखा है दूसरे को। मान लो इसके पास 100 रुपये है और इसने 100 रुपये लोन में दे दिए। क्यों? क्यों अपने पास रखे वो? क्योंकि जितना ज़्यादा पैसा घुमाएगा उतना ही ज़्यादा उसको मुनाफा होगा। तो उसने पूरे के पूरे रुपए, पूरे के पूरे पैसे लोन पे चढ़ा दिए। अब मान लो ये लोग पैसे लेने आए कि हमारा पैसा दो, तो अब बैंक इनको पैसा कहाँ से देगा? अब ये मत बोलना कि उनसे लेके दे देगा, क्योंकि उससे यही बोल रखा होगा ना बैंक ने कि भाई हम, कि इतने, वो उसने बोल के ले गया होगा कि भाई 1 साल के लिए लोन ले जा रहे हैं और 1 साल में आपको रीपे बैक करेंगे। अब बैंक तो उनसे नहीं मान सकता है ना, और मैं चलो मांग भी ले, भाग गए वो नहीं दिए, डिफ़ॉल्ट कर गए, तो फिर ऐसे बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स कर सकता है। तो इसीलिए आरबीआई ने क्या बोला है कि अपनी एनडीटीएल का, बैंकों को बोला है अपनी एनडीटीएल का कुछ पैसा हमारे पास डिपॉजिट कर दो और कुछ पैसा अपने पास रख लो। एनडीटीएल मतलब नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। अब ये डिमांड और टाइम लायबिलिटी मैंने आपको समझा दिया, यानी कि बैंक के जो टोटल डिपॉजिट्स हैं, तो आरबीआई बोलता है जितना आपके पास डिपॉजिट आया है उसका सर्टेन परसेंट आप हमारे पास, यानी आरबीआई के पास रख दो इन द फॉर्म ऑफ कैश के फॉर्म में, ताकि अगर कभी एकदम से ज़रूरत पड़ जाए तो कैश तुरंत, क्योंकि लिक्विड होता है तो तुरंत पैसा दिया जा सकता है लोगों को। और कुछ पैसा अपने पास रखो, ठीक है, उसको हम देखेंगे क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते। तो कुछ डिपॉजिट का पैसा हमारे पास रख दो कैश के फॉर्म में, और कुछ पैसा आप अपने पास रख लो गवर्नमेंट सिक्योरिटी और इन सब फॉर्मेट में, ठीक। तो अभी इस पे मत जाना ये नेट क्या लिखा हुआ है, ये मैं आपको समझा दूंगा। बस अभी के लिए इतना समझ लो, जितना पूरा डिपॉजिट आया है बैंक के पास उसमें सर्टेन पैसा, उसका सर्टेन हिस्सा आरबीआई बोलता है कि उसके पास डिपॉजिट कर दो और सर्टेन हिस्सा अपने पास सुरक्षित रखो, ठीक है। डिमांड और टाइम लायबिलिटी मैंने आपको समझा दिया है, ओके। RBI keeps a part of NDTL as reserve. Okay, this is done to ensure that banks have sufficient vault cash to cater any emergency situation. तो कोई भी अगर मान लो इस तरीके की आपातकालीन स्थिति आ गई, इमरजेंसी सिचुएशन, तो आरबीआई बोलता है कि कुछ पैसा हमारे पास रखो एज कैश, जिसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशो, नकद आरक्षित अनुपात, और कुछ पैसा अपने पास रखो, यानी बैंक को बोलता है कि कुछ पैसा आप अपने पास रख लो, एंड दैट इज कॉल्ड एज SLR, दैट इज स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो, वैधानिक तरलता अनुपात। ऑलराइट, CRR और SLR, ठीक है। करंट में अगर बात करेंगे तो CR रफली 3% है, और SLR की बात करेंगे, अगेन ये करंट में बता रहा हूँ, ऐसे चेंज होते रहते हैं, पहले जैसे CRR 4% हुआ करता था, ठीक है। और यहाँ पे कोई ध्यान रखना फ्लोर लिमिट नहीं है, ठीक है। फ्लोर लिमिट का मतलब क्या है? फ्लोर लिमिट का मतलब ये होता है कि पहले एक लिमिट होती थी कि जो आरबीआई है इससे नीचे नहीं कर सकता है क्या, CRI या फिर SLR, लेकिन 2017 में ये फ्लोर लिमिट जो है आरबीआई ने हटा दी है, ठीक है। यानी कि कितना भी नीचे जाया जा सकता है भाई आरबीआई, ओके। मान लेते हैं कि ये बैंक CRR और SLR मेंटेन करने में असफल हो गई, ओके। यानी कि बैंक जो हैं, आरबीआई जब चेक करने आया तो उनके पास CRR है ही नहीं उतना, पहली बात तो क्या, ठीक है। पहले क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे पेनल्टी का ऑप्शन है, अगर CRR उन्होंने मेंटेन करके नहीं रखा है तो पेनल्टी लगेगी जो बैंक से वहाँ पे सेक्शन 42 क्लॉज 3 जो आरबीआई एक्ट है 1934 का, उसके तहत, ठीक है। पहले 3% की पेनल्टी लगेगी और फिर बाद में 5% की पेनल्टी, ओके।
अब बात ये आती है कि CRR और SLR में मेन डिफरेंस क्या है। तो पहला डिफरेंस तुमको समझ में आ गया, CRR RBI के पास मेंटेन करना होता है और SLR खुद के पास मेंटेन करना होता है, और ये डिफरेंस उतना पूछता नहीं है। मेन जो पूछता है आपसे वो ये है, जो नाम से पता चल रहा है, ये कैश में मेंटेन करना होता है और ये आपका मेंटेन करना होता है इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, कैश, गोल्ड और अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या होती हैं? तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक तरीके का टूल होता है जिसमें कि इन्वेस्ट, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 10 गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेज कर ली और उनका कुछ मूल्य होगा, ठीक, तो बस सिंपल, जितना प्राइस राइज करेगा जब मैं उनको बेचूंगा वो मेरा मुनाफा हो जाएगा। तो ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है। तो यानी कि CRR सिर्फ कैश में ही होता है, ओनली इन कैश, और ये आपका कैश में भी हो सकता है, गोल्ड में, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में। RBI खुद फिक्स करता है इस चीज़ को कि कितना आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि मोस्टली गवर्नमेंट सिक्योरिटी के फॉर्म में ही SLR होता है। ऐसा इसलिए करती है RBI क्योंकि इससे गवर्नमेंट को भी फंडिंग हो जाती है, गवर्नमेंट को भी पैसा मिल जाता है। तो इसलिए RBI स्ट्रिक्टली बैंक्स को SLR को गवर्नमेंट सिक्योरिटी में मेंटेन करने बोलता है। एक आपकी नरसिम्हम कमेटी बनी थी, ठीक है, जिसको हम नरसिम्हम 1 के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। नरसिम्हम जो कमेटी बनी थी, जो बैंकिंग सुपरविजन के लिए बनी थी 1991 में, उसने ये चीज़ मैंडेट करी थी कि भाई बैंकों को ऐसा स्ट्रिक्ट रूल नहीं रखना चाहिए RBI को कि वो बैंकों को बोले कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इतना इन्वेस्ट करो, इतना उसमें इन्वेस्ट करो। इनफैक्ट उनको करने देना चाहिए खुद से। ऐसा नरसिम्हम कमेटी जो कि बनी थी फॉर व्हाट, तो नरसिम्हम कमेटी बनी थी बैंकिंग स्ट्रक्चर को किस तरीके से और रीऑर्गेनाइज किया जा सकता है, उसके फंक्शनिंग को और कैसा अच्छा किया जा सकता है, इसको लेकर 1991 में नरसिम्हम कमेटी बनी थी एक आपकी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये मेजर डिफरेंस है कि कैश रिजर्व रेशियो कैश में रखना पड़ता है SLR में, गवर्नमेंट सिक्योरिटी के फॉर्म में मेनली रखना पड़ता है, बाकी गोल्ड और कैश के फॉर्म में भी रखा जा सकता है। अब कैश के फॉर्म में बिल्कुल बैंक्स नहीं रखेंगे क्योंकि कैश में आपको कोई भी रिटर्न नहीं मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके घर में पैसा पड़ा हुआ है, मान लो 1 लाख रुपए है, ठीक। अब ये जो 1 लाख रुपए आपके घर में पड़ा हुआ है, क्या आप इसमें कोई ब्याज कमा रहे हैं? द आंसर इज नो, ठीक है। वो वैसे का वैसा ही पड़ा हुआ है आपका, इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, इन्फ्लेशन है और आपका पैसा वैसा का वैसा पड़ा है, तो मतलब ये है कि आपका पैसा एक्चुअल में घट रहा है। तो बैंक, आप रख सकते हैं पैसा कैश में, लेकिन बैंक इतनी मूर्ख नहीं होती है कि वो कैश में पैसा रखें। तो इसीलिए यहाँ पे SLR में दे अर्न इंटरेस्ट रेट, ठीक है, बैंक्स अर्न इंटरेस्ट ऑन मनी केप्ट एज SLR, और यहाँ पे उनको कोई इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता है CRR में, दैट इज कैश रिजर्व रेशियो में। यहाँ तक क्लियर? बताइए। SIP जो आप पूछ रहे हैं ऋतिक मलिक, वो SIP जो होती है बैंक में नहीं करते हैं, ठीक है। बैंक में FD और RD होती हैं, तो वो SIP जो RD है वो एक तरीके की SIP टाइप ही होती है और वो आपका फिक्स डिपॉजिट में आता है, ठीक है। राइट, क्या सेक्शन 24 है बेटा, सर्च करके देख लो ज़रा। इतना ओवर कॉन्फिडेंस ठीक अच्छी बात नहीं है बाबू। NDTL एक बार, डिमांड और टाइम लायबिलिटी तो समझ ही गए हो। तो बैंक बोल रहा है कि अगर तुम्हारे पास 100 रुपये आ रहा है तो अगर 3% कैश रिजर्व रेशियो है तो 3 रुपये तुम्हें कैश के फॉर्म में रखना है, और अगर 18% SLR है तो मतलब 18 रुपये तुम्हें रखना है किसके फॉर्म में? गवर्नमेंट सिक्योरिटी के फॉर्म में या गोल्ड के फॉर्म में, ठीक। अब ये नेट क्या है? तो होता क्या है, जब बैंकों के पास डिपॉजिट आते हैं, ठीक है,
तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, बैंक के कुछ डिपॉजिट्स होते हैं कहाँ पे, जो अदर बैंक्स होते हैं वहाँ पे, तो उनको घटा देना है। क्यों? क्योंकि मान लो बैंक के पास 100 रुपये आया, ठीक है, उसमें से 50 रुपये उसने किसी और बैंक में डिपॉजिट कर दिया, क्योंकि बैंकों के अदर बैंक में भी डिपॉजिट रहते हैं, तो इसको हम 100 प्लस 50 लेके नहीं चलेंगे कि बैंक के डिपॉजिट यहाँ पे हैं, ठीक है, और कुछ यहाँ पे तो 100 प्लस 150, तो इस तरीके से डबल काउंटिंग ना हो, इसलिए नेट शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि इधर उधर और कोई डिपॉजिट्स हैं बैंक के तो उसको आप हटा दीजिए। जो प्योर आपका डिपॉजिट है, मान लो 100 रुपये, तो उसमें आपको 3% रखना है CRR के फॉर्म में और 18% SLR के फॉर्म में। ये करेंट रेट है, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होते रहते हैं, ठीक है, और ऐसा कोई लोअर लिमिट नहीं है, फ्लोर लिमिट नहीं है। ओके, ये हिंदी में नकद आरक्षित अनुपात और वैधानिक तरलता अनुपात। ऑलराइट, अब बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की, ठीक है। ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की हम बात नहीं करेंगे अभी, ठीक है, इसकी हम बात ही नहीं करेंगे। हम पहले टूल्स की बात करेंगे। टूल्स मतलब, देखिए सर, हमने अभी CRR और SLR के बारे में समझा हमने, ठीक। अब मान लो बैंकों को कभी पैसे की ज़रूरत पड़ जाए, तो जैसे हम लोगों को पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है तो हम बैंक के पास जाते हैं लोन लेने के लिए, ऐसे अगर बैंकों को ज़रूरत पड़ जाए पैसे की तो वो RBI के पास जाती हैं लोन के लिए। और जिस रेट पे, जिस दर पे RBI बैंकों को लोन देता है, दैट इज कॉल्ड एज बैंक रेट। इट इज़ एन इंटरेस्ट रेट एट विच RBI प्रोवाइड्स लोन टू कमर्शियल बैंक्स फॉर अ लॉन्ग टर्म विदाउट कीपिंग एनी सिक्योरिटीज और कोलेट्रल। ध्यान रखना, इकोनॉमिक्स में कोलेट्रल का मतलब होता है गिरवी, ठीक है, ऑलराइट। इकोनॉमिक्स में कोलेट्रल का मतलब क्या होता है? गिरवी होता है, यानी कि कुछ गिरवी रखे बिना बैंक लोन ले सकती हैं RBI से, और उस रेट को बोलते हैं बैंक रेट। ध्यान ये रखना कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ बैंक ही RBI से लोन ले सकती हैं, गवर्नमेंट भी, ठीक है, या और कोई भी लोन लेना चाहे तो वो बैंक से लोन ले सकती हैं, और वो बैंक रेट पे ही लोन लिया जाता है थ्रू दी RBI, ठीक। मान लेते हैं कि कभी एकदम से शॉर्ट टर्म ज़रूरत पड़ गई, बहुत जल्दी ओवरनाइट लेंडिंग की ज़रूरत पड़ गई, तो ऐसे केस में ध्यान रखिएगा ओपन मार्केट ऑपरेशंस का यूज़ किया जाता है। ओपन मार्केट ऑपरेशन दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है आउटराइट परचेज यानी कि पूर्ण क्रय विक्रय, और दूसरा होता है रीपरचेज ऑब्लिगेशन यानी कि पुनर्खरीद बाध्यता। ओके, इसको बाद में समझेंगे, पहले हम रेपो समझते हैं। रेपो स्टैंड्स फॉर रीपरचेज ऑब्लिगेशन। When banks borrow money from RBI using government securities as collateral with a promise of repurchase, with a promise of repurchases them later, with a promise of repurchasing them later, it is called as repo. बैंक को पैसे की ज़रूरत पड़ी, उसने RBI से लोन ले लिया बिना किसी चीज़ को गिरवी रखे, बिना कोई कोलेट्रल के, ठीक। अब अगर मान लो शॉर्ट टर्म की ज़रूरत पड़ गई, एकदम से ज़रूरत पड़ गई बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए, तो बैंक RBI से अगेन लोन ले सकता है रेपो रेट के थ्रू, ठीक है। रेपो जो रूट है, इसमें क्या होता है, जो बैंक होती है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी को एज ए कोलेट्रल गिरवी रख जाती है और RBI से पैसा लेके जाती है। वो गिरवी रख के जाती है और RBI से पैसा उठा के लेके जाती है, और वापस जब आती है तो पैसा दे देती है और गवर्नमेंट सिक्योरिटी को काइंड ऑफ बाई बैक कर लेती है, और वो हायर रेट में बाई बैक करती है। और जो हायर रेट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं रेपो। लाइक फॉर एग्जांपल, बैंक ने 1 करोड़ की गवर्नमेंट सिक्योरिटी रखी और वापस 1.02 करोड़ में उसको वापस ले गया, ठीक है। मतलब कि काइंड ऑफ ये जो 0.02 है ये मुनाफा हो गया RBI का। समझ में आई ये चीज़ कि बैंक ने RBI के पास कुछ गिरवी रखा, कुछ कोलेट्रल रखा, और वो थी गवर्नमेंट सिक्योरिटी, और उनको फिर बाद में आके रीपरचेज कर लिया, दोबारा आके खरीद लिया और पैसा वापस दे गया। दैट इज कॉल्ड एज रीपरचेज ऑब्लिगेशन। तो यानी कि यहाँ पे कुछ कोलेट्रल है, यानी यहाँ पे कुछ गिरवी रखा गया है, इसीलिए जो रेपो होता है भले ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है लेकिन बैंक रेट से थोड़ा कम होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ, बैंक रेट अगर 5.5% है अभी, 5.5%, तो जो रेपो होगा आपका वो लगभग 25 बेसिस पॉइंट यानी 0.25% कम ही होता है। कम क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे कुछ गिरवी रखा हुआ है बैंक का RBI के पास। तो अगर मान लो बैंक नहीं भी देने आया लोन, तो कुछ गिरवी रख के, मतलब गिरवी जो रखा है उसको बेच के अपना पैसा रिकवर कर सकती है RBI, ठीक है। ऑलराइट, ये चीज़ समझ में आ गई आपको रेपो वाली, इसको अभी नहीं समझेंगे। अब अगर मान लेते हैं, ठीक है, कोलेट्रल आपको समझ में आ गया होगा, इज द समथिंग वैल्यूएबल दैट अ बोरोवर गिव्स
एज अ गारंटी फॉर अ लोन। इफ द बोरोवर फेल्स टू रिपे द लेंडर कैन टेक द कोलेटरल टू रिकवर दैट मनी। ठीक है, सिंपल, जो गिरवी रखा जाता है। अब मान लो रेपो वाला भी रूट बैंक के पास अब नहीं बचा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है वही नहीं है किसके पास, गिरवी रखने के लिए बैंक के पास। अगर बैंक के पास गिरवी रखने के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं है तो क्या कर सकता है वो फिर एमएसएफ का रूट ले सकता है और अगेन एक ओवरनाइट लोन ले सकता है, बट एट अ हायर इंटरेस्ट रेट देन द रेपो रेट। एमएसएफ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, इस फैसिलिटी को 2011-12 में ये लेके आया था आपका, ठीक है, आरबीआई ने अनाउंस किया था 2011-12 में। और ये जनरली 100 बेसिस पॉइंट ऊपर होता है फ्रॉम दी रेपो। 100 बेसिस पॉइंट का मतलब हो गया 1% हायर दैन दी रेपो। इसकी खास बात ये होती है कि यहाँ पे भी कोलेटरल रखना होता है, लेकिन यहाँ पे एसएलआर कोटा की जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी उनको गिरवी रखा जा सकता है। द बैंक फेल्स टू मेंटेन दिस रिक्वायर्ड सीआरआर एसएलआर इट मस्ट पे अ पेनल्टी ऑफ 3% अबव द बैंक रेट फॉर ईच डे ऑफ डिफॉल्ट। तो ये तो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, सेक्शन 42 क्लॉज 3। मेन ये देखिए आप, एमएसएफ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी कि 2011-12 में इसको इंट्रोड्यूस किया था ओवरनाइट लोन लेने के लिए बाय द बैंक्स, और ये 1% ज़्यादा होता है रेपो से, 1% ग्रेटर दैन दी रेपो। अब यहाँ पे रेपो में अंतर क्या है, रेपो और एमएसएफ में? वहाँ पे भी देखो कि ओवरनाइट टाइप ही था। अंतर ये है कि वहाँ पे भी देखो सिमिलैरिटी ये है कि वहाँ पे भी इमरजेंसी था, यहाँ पे भी इमरजेंसी है। यहाँ पे भी कोलेटरल गिरवी रखा जा रहा था, यहाँ पे भी कुछ गिरवी रखा जा रहा है। लेकिन अंतर ये है कि एमएसएफ में आप एसएलआर कोटा की जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी हैं उनको भी प्लेज कर सकते हैं। एसएलआर कोटा, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो, जो हमने देखा था, वहाँ पे जो अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी है उसको उठा के कभी आप लोन नहीं ले सकते हैं रेपो के तहत, कभी नहीं। लेकिन अगर आपके सारा कुछ खत्म हो गया गवर्नमेंट सिक्योरिटी, तो आप एसएलआर कोटा की भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी ले सकते हैं। वही है कि आप अपने बीवी के गहने भी बेच सकते हैं, वो काइंड ऑफ है ये, ठीक है। गहने कब बेचे जाते हैं घर के? जब एकदम ही आपके पास कुछ बचा ही नहीं है, आपकी हालत एकदम खस्ता हो गई है, तब आप ऐसा करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे एसएलआर कोटा की गवर्नमेंट सिक्योरिटी को रखा जा सकता है, और इसीलिए 1% ज़्यादा होता है रेपो से। 1% का मतलब होता है 100 बेसिस पॉइंट। अंडर एमएसएफ बैंक कैन यूज गवर्नमेंट सिक्योरिटी विद इन द एसएलआर कोटा टू बोरो फंड्स फ्रॉम आरबीआई। ओनली शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स कैन एक्सेस एमएसएफ। अभी बस इतना याद रख लो कि जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं वही सिर्फ एमएसएफ से पैसा वही सिर्फ एमएसएफ रूट के थ्रू पैसा ले सकती हैं गवर्नमेंट से, बाकी और कोई बैंक नहीं। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक कौन होती है हम देखेंगे कल। जो शेड्यूल 2 जो है आपका आरबीआई एक्ट का, उसमें मेंशन है जो बैंक्स वही सिर्फ लोन ले सकते हैं, वो हम कल देखेंगे, ठीक है। राइट, तो एमएसएफ भी आपको समझ में आ गया, डन। क्यों? एमएसएफ भी समझ में आ गया। अब आप समझिए रिवर्स रेपो क्या होता है। तो रिवर्स रेपो नाम से आपको कैसा लग रहा है? रेपो में क्या था कि बैंक आरबीआई के पास शॉर्ट टर्म लेंडिंग के लिए जा रही थी। रिवर्स रेपो का मतलब है आरबीआई बैंक के पास जा रही है शॉर्ट टर्म लेंडिंग के लिए। लेकिन ये आधा सत्य है। आधा सत्य इसलिए है क्योंकि आरबीआई बैंक के पास जाती तो है, लेकिन एक्चुअल में जाती भी नहीं बोल सकते हैं। आरबीआई बैंक से पैसा लेती तो हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि उनको ज़रूरत पड़ती है इसलिए वो लेती हैं। क्यों? क्योंकि आप ऐसा सोचो ना, हम बैंक के पास लोन लेने जाते हैं और सोचो बैंक ही हमसे लोन लेने आए तो कैसा लगेगा आपको? आप तुरंत सबसे पहला काम तो ये करोगे, उस बैंक से अपना पैसा हटा लोगे। क्यों ऐसा करोगे? क्योंकि आपको पता है कि जो आपसे वो पैसा ले रहा है, ठीक है, उधार के तौर पे, तो आपको क्या पैसा देगा। तो सिंपल यहाँ पे ये होता है कि आरबीआई बैंकों को लुभाती है हायर इंटरेस्ट रेट ऑफर करके कि आप हमारे पास जो आपका एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ उसको पार कर दो मतलब हमारे पास रख दो और हम आपको ज़्यादा पैसा देंगे। ये ऐसा आरबीआई क्यों करता होगा? आरबीआई ऐसा इसलिए करता है सो दैट बैंक लोगों को लोन ना दे सके ज़्यादा, सो दैट लोगों के हाथों में ज़्यादा पैसा ना पहुंच सके। अब ऐसा क्यों करता होगा आरबीआई? वही है मॉनेटरी पॉलिसी। वही है मॉनेटरी पॉलिसी जो लिखा है ना, वही है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी रेफर्स टू द रेगुलेशन ऑफ मनी सप्लाई एंड इंटरेस्ट रेट बाय द आरबीआई टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी, कंट्रोल इन्फ्लेशन। लोगों के हाथों में बहुत ज़्यादा पैसा है, तो अगर उसको कंट्रोल करना है तो बैंकों को क्या बोलेगी आरबीआई? आरबीआई बोलेगी कि हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा पा कर दो। और क्योंकि यहाँ पे भी कोलेटरल रखा जाता है तो इसीलिए इसको भी हम क्या बोलते हैं, ये भी आपका इसी में आता है, ठीक है, रिवर्स रेपो बोल देते हैं। लेकिन ध्यान इस चीज़ का रखिएगा, ठीक है, ध्यान इस चीज़ का रखिएगा कि अभी करंट में रिवर्स रेपो को हटा दिया गया है एलएएफ से। एलएएफ क्या होता है? रेपो और रिवर्स रेपो पहले दोनों ही एलएएफ में आते थे, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, जिससे कि आरबीआई लिक्विडिटी को यानी पैसे को एडजस्ट करता था मार्केट में। लेकिन अभी इस
पर्टिकुलर रिवर्स रेपो को हटा के स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट लाया गया है। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट, ठीक है, ये लाया गया है 2022-23 में। 2022-23 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया है बाय द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, ठीक है। तो यहां पे क्या है, यहां पे कोई कोलेटरल की नेसेसिटी नहीं होती है, तो इसीलिए हटा के रिवर्स रेपो को लाया गया है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट को। ध्यान रखना, स्कीम नहीं है ये। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी जो स्कीम है वो यूनियन बजट में आई थी 2018-19 में। अगर स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी स्कीम की बात कर लेगा तो ये जो बजट है यूनियन बजट 2018-19 का, उसमें लेके आया गया था इसको, ठीक है, 2018-19 में। ये रेट है जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने इंट्रोड्यूस किया था इन प्लेस ऑफ रिवर्स रेपो 2022-23 में। इसमें क्या है कि आपको कोलेटरल यानी कि कुछ गिरवी नहीं रखना पड़ता है, ठीक है, क्लियर है, ऑल राइट। अब बात ये आती है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या है। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी मौद्रिक समिति, जो मौद्रिक नीति जो समिति है, ये 6 सदस्य होते हैं यहाँ पे, 3 आरबीआई से और 3 गवर्नमेंट से होते हैं यहाँ पे। चेयरमैन आरबीआई का जो गवर्नर होता है वो होता है, और यही डिसीजंस लेते हैं कि कितना रेपो रेट होगा, कितना बैंक रेट होगा, कितना सीआरआर होगा, कितना एसएलआर होगा, वो सब डिसीजन लेने का काम। जैसे कि जीएसटी काउंसिल होती है, उसका काम ये होता है कि जीएसटी की स्लैब में क्या कुछ चेंजेस करना है, कौन से आइटम को कहाँ से उठा के कहाँ रखना है, वो सब होती है। इसका काम ये होता है कि कितना बैंक रेट, कितना रेपो रेट, कितना रिवर्स रेपो रेट, कितना सीआरआर, कितना एसएलआर, ये सब देखने का काम किसका होता है, ये सब होता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का, ठीक है। उर्जित पटेल कि उसमें जो है, ठीक है, उर्जित पटेल जब थे आपके, ठीक है, तो इट वॉज स्टैब्लिश्ड बेस्ड ऑन उर्जित पटेल्स कमेटी रिकमेंडेशन। तो उर्जित पटेल जी की कमेटी में एक रिकमेंडेशन दी थी कि भाई इस तरीके की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होनी चाहिए, एंड फिर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई गई थी, जिसमें कि टोटल 6 मेंबर्स होते हैं, 3 आरबीआई से और 3 होते हैं आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, ठीक है। किसी को यहाँ तक कोई डाउट? और ये कब स्टैब्लिश हुई थी, ध्यान रखना, 2016 में, स्टैब्लिश्ड इन 2016। तो आप बैंक रेट समझ गए, जहाँ पे लॉन्ग टर्म, मैं एक बार समराइज कर देता हूँ, ठीक है, सो दैट आपको बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सब कुछ समझ में आ जाए। ओके, कोई डाउट नहीं है। ओके, मैं एक बार समराइज कर देता हूँ। गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी तो एसएलआर कोटा है ना? नहीं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी का मतलब एसएलआर कोटा नहीं होता है। भाई जैसे मान लो कि मैंने अपना जो पैसा है उसको कुछ स्टॉक में, कुछ शेयर के फॉर्म में, कुछ म्यूचुअल फंड में, कुछ एफडी करवा रखा है, तो ऐसा ही है एसएलआर। एसएलआर में कुछ पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटी के फॉर्म में रखा हुआ है, कुछ गोल्ड के फॉर्म में रखा हुआ है, कुछ कैश रखा हुआ है, वो है सिंपल, ठीक है। सीआरआर और एसएलआर के अलावा 79% पैसा कहाँ गया? सो रहे थे आप आशीष जी? लोन में गया, और कहाँ गया? मैंने आपको क्या बताया था, बैंकों के पास जितना पैसा आता है वो सब लोन में चढ़ाना चाहती हैं। क्यों? क्योंकि उससे से उनको मुनाफा होता है। आरबीआई ने बोला है कि सब नहीं चढ़ाना है, कुछ पैसा आप हमारे पास रख दो, कुछ पैसा अपने पास रखो। क्यों? ताकि एकदम से अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए और लोग बैंक में आके चढ़ जाएं लाइन लगा के कि हमारा पैसा वापस दो, तो तुम्हारे पास पैसा हो, ऐसा ना हो कि तुम मना कर दो कि हमारे पास तो पैसा है ही नहीं। अगर तुमने किसी को मना किया हमारे पास पैसा नहीं है, तो जनता बैंक के आगे खड़ी हो जाएगी, और एक बैंक फेल करती है, सारी बैंक फेल करती हैं, और सारी बैंक फेल करेगी तो पूरी कंट्री की इकोनॉमी तहस नहस हो जाती है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। डिफरेंस बिटवीन एफडी एंड आरडी, एफडी एक टाइम 10 लाख डाला खत्म, आरडी क्या है, रिकरिंग, बार बार, जैसे अभी 1 लाख, फिर अगले साल 1 लाख, फिर अगले साल 1 लाख, फिर अगले साल 1 लाख, इस तरीके से होता है वो। ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं संजीव जी, है ना? ठीक है। लिक्विडिटी ज़्यादा होने पर भी आरबीआई कब रेपो रेट नहीं घटाता? आस्था बिश्नोई जी, सारी चीज़ें भी हम देखेंगे, ठीक है। तो पहले एक बार मैं समराइज़ कर देता हूँ आपके लिए जितनी चीज़ें अभी हमने पढ़ी हैं, सो दैट कि हम आगे बढ़ सकें, ठीक है। देखिए, होता कुछ यूँ है
कि अभी फिर से मैं समराइज़ कर रहा हूँ, ठीक है, कि बैंकों के पास जो पैसा आता है उसको बोलते हैं डिपॉजिट, वो जो लोन में चढ़ा देते हैं उसको बोलते हैं लोन में चढ़ा दिया। ये होता है इनका क्या, लाइबिलिटी, ठीक है, और ये होता है बैंक के लिए एसेट, ठीक। तो आरबीआई बोलता है जितनी आपकी टोटल लाइबिलिटी है, डिमांड लाइबिलिटी, टाइम लाइबिलिटी, पूरा मिला के उसका कुछ पैसा कैश के फॉर्म में रखो और कुछ पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटी के फॉर्म में रखो, ठीक, एज अ सिक्योरिटी के फॉर्म में इनको नगद तरलता अनुपात और वैधानिक तरलता अनुपात CRR और SLR के फॉर्म में कुछ पैसा रखो, ठीक। अभी करंट में 3% और ये करंट में 18% है, ओके, ये बोल दिया गवर्नमेंट ने, ओके। अब मान लेते हैं, ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि किस तरीके से यहाँ पे बैंकों को बोला जाता है कि आप कुछ पैसा कैश में और कुछ पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटी के फॉर्म में रखो। फिर हमने दूसरा अध्याय शुरू किया जहाँ पे मैंने आपको ये बताया कि किस तरीके से जो बैंक है वो आरबीआई के पास लोन लेने जाती हैं, ठीक है, क्योंकि उनको भी पैसे की ज़रूरत पड़ती है। तो हमने देखा लोन कितने तरीके से लिया जा सकता है। तो लोन लिया जा सकता है, लॉन्ग टर्म जो लोन लिया जाता है बाई दी बैंक्स फ्रॉम दी आरबीआई, उसको बैंक रेट बोलते हैं, जहाँ पे कोई गिरवी रखना नहीं होता है, कोलेटरल यहाँ पे रखना होता है, गिरवी बिल्कुल नहीं। फिर दूसरा होता है रेपो रेट, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं रीपर्चेज ऑब्लिगेशन, जहाँ पे आपको कोलेटरल के फॉर्म में गवर्नमेंट सिक्योरिटी को रखना होता है, फिर आप रीपर्चेज कर लेते हैं और जो एक्स्ट्रा मार्जिन होता है वो रेपो रेट कहलाता है। देन फिर तीसरा हमने पढ़ा रेपो रेट के बाद कि अगर आपको बहुत और इमरजेंसी है तो आप MSF रूट के थ्रू ले लो, इसमें भी कोलेटरल रखना होता है, लेकिन इसमें क्या है कि आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो SLR कोटा वाली गवर्नमेंट सिक्योरिटी है उनको भी रख सकते हो। यहाँ पे क्या नॉर्मल जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, SLR कोटा की नहीं, वो कोटा तुम्हारा मेंटेन होना चाहिए, और अगर तुम उस कोटे से रखना चाहते हो ना, घर के गहने बेचना चाहते हो, तो तुम पे 1% ज़्यादा का, रेपो से 1% ज़्यादा का चार्ज लिया जाएगा, रेट लिया जाएगा। ये भी ओवरनाइट लेंडिंग होती है, ठीक। रेपो की तरह ही एक रिवर्स रेपो रेट होता है जो अभी हटा दिया गया है बाय द स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। इसमें क्या होता है, आरबीआई बैंकों को बोलता है कि जो आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है, एक्स्ट्रा मनी है, वो हमारे पास पार्क कर दो, हमारे पास डाल दो, हम आपको ज़्यादा रेट ऑफर करेंगे, ज़्यादा अच्छा मुनाफा देंगे, आप लोगों को मत दो, हमें दो। तो इससे क्या होता है, आरबीआई क्या करता है, मनी को कंट्रोल कर लेता है। और मनी को कंट्रोल किस तरीके से किया जाना है ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी डिसाइड करती है, जिसमें 6 मेंबर्स होते हैं। 2016 में बनी थी, 3 गवर्नमेंट से, 3 आरबीआई से, और आरबीआई के जो गवर्नर होते हैं इसके चेयरमैन होते हैं। वो क्या करते हैं, CRR, SLR, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, MSF, इन सब का यूज़ करके वो मनी सप्लाई को कंट्रोल करते हैं। और इसीलिए इस पूरी चीज़ को हम बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स, या फिर किस तरीके से जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो ये मॉनेटरी पॉलिसी को लेके आती है, मौद्रिक नीति को लेके आती है। ये मौद्रिक नीति का मतलब होता है वो नीति जिससे कि हमारी देश की जो सेंट्रल बैंक है आरबीआई, वो इकोनॉमी में पैसे को कंट्रोल करती है, रेगुलेट करती है, कितना पैसा जाएगा कितना नहीं जाएगा, वो सारी चीज़ें किसका यूज़ करके, CRR, SLR, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और MSF का यूज़ करके। डन, ठीक। और रिवर्स रेपो रेट को अभी हटा दिया गया, किससे, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी से, SDF से। यहाँ पे क्या है कि रेपो रेट में भी, रिवर्स रेपो रेट में भी कोलेटरल रखना होता है, गिरवी। यहाँ पे कोई कोलेटरल नहीं होता है। पहले हम RR और RRR को ही मिला के बोल देते थे LAF, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, लेकिन RRR को रिप्लेस कर दिया जा चुका है अभी SDF से, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट से। इसको 2022-23 में इंट्रोड्यूस किया गया था बाई दी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। आई होप अब क्लियर होगा, ठीक, ऑलराइट, क्लियर है यहाँ तक, ठीक। अब हम ये देखते हैं कि किस तरीके से इन टूल्स का यूज़ करके आरबीआई मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है इकोनॉमी में। वो तो आप बहुत आसानी से आप खुद भी बता सकते हो। ये मान लेते हैं हमारी इकोनॉमी है, ठीक है, यहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा पैसा पड़ा हुआ है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पैसा पड़ा हुआ है, यानी कि इन्फ्लेशन वाली सिचुएशन है, राइट। इन्फ्लेशन में हमने यही पढ़ा था कि बहुत ज़्यादा पैसा इकोनॉमी में। तो अब आरबीआई ऐसे मौक़ों पे क्या करती है, CRR को बढ़ा देगी, SLR को बढ़ा देगी, या बैंक रेट को, रेपो रेट को, MSF को, ठीक है, इन सब को बढ़ा देगी, रिवर्स रेपो रेट को, SDF को, इन सब को बढ़ाने का काम करेगी। क्यों, अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल बैंक ने 100 में अभी क्या बोला था कि आपको 3% CRR और 18% SLR, यानी कि 21 रुपये लोगों को नहीं देने, बाकी का जो पैसा है वो आप चढ़ा सकते हो लोन पे। वो आप पैसा जो 79 है वो चढ़ा सकते हो कहाँ पे, लोन पे, ठीक। तो इकोनॉमी में 79 रुपीज़ जा रहा है अभी। अब अगर मान लो कि इसको बढ़ा दिया, बढ़ा के 21 से 30 कर दिया, तो अब सिर्फ 70 रुपये इकोनॉमी में जाएगा। तो क्या हो गया, इकोनॉमी से पैसे को
कम कर दिया गया। कैसे? CRR और SLR को बढ़ा के। अब सोचो बैंक रेट से कैसे ही हम इसको इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती होगी RBI। तो अगर बैंक रेट मान लो कि काफ़ी कम है तो लोन लेना आसान होगा। क्यों? क्योंकि अगर बैंक का RBI से लोन लेना आसान है तो बैंक आराम से RBI से अगर लोन ले सकता है आसानी से, तो आराम से लोन दे भी सकता है लोगों को। ठीक है, तो यानी कि कम इंटरेस्ट रेट में, कम ब्याज में लोगों को बैंक से लोन मिल जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में RBI क्या करता है, अगर इन्फ्लेशन वाली सिचुएशन है, मुद्रास्फीति वाली, तो बैंक रेट को बढ़ा देती है RBI। रेपो रेट के साथ भी वही केस है, MSF के साथ भी वही केस है। अब आपको लगेगा कि अगर रेपो रेट को बढ़ाया जा रहा है तो रिवर्स रेपो रेट को तो कम किया जाना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्यों? ऐसे समझो, रिवर्स रेपो रेट ऐसा नहीं कि RBI बैंक से लोन ले रहा है। इनफैक्ट RBI बैंक से ये बोल रहा है कि जो आपके पास पैसा है वो लोगों को ना दे के हमारे पास पार्क कर दो, यानी हमें दे दो। क्यों? क्योंकि हम तुम्हें ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देंगे। तो अगर ज़्यादा होगा रिवर्स रेपो रेट तो बैंक लोगों को लोन ना दे के RBI के पास पैसा रख देगा। तो इसीलिए आप सिंपल याद रखो कि CRR, SLR, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, MSF, SDF, इन सबको बढ़ाना पड़ता है। इन सबको बढ़ाना पड़ता है अगर क्या करना है, अगर हमें क्या करना है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है। तो इंक्रीज दी CRR, SLR, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इन सबको। इससे क्या होती है, मनी सप्लाई डिक्रीज हो जाती है। और जब मनी सप्लाई डिक्रीज होती है, कम होती है, तो उसी को हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। कॉन्ट्रैक्शनरी का मतलब ही हमने कि मनी सप्लाई को कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है। इसी को हम बोलते हैं कि हॉकिश या डियर या टाइट मॉनेटरी पॉलिसी। और डिफ्लेशन जैसी सिचुएशन में, यानी कि इकोनॉमी स्टैग्नेंट पड़ी हुई है, डिमांड जनरेट ही नहीं हो रही है, तो ऐसी सिचुएशन में RBI क्या करता है, इन सबको डिक्रीज करता है। इससे क्या होता है कि मनी सप्लाई इकोनॉमी में बढ़ जाता है, और मनी सप्लाई इकोनॉमी में बढ़ेगा, लोगों के हाथों में पैसा बढ़ेगा, तो लोग डिमांड करेंगे, डिमांड करेंगे तो अगेन प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा, और इस तरीके से इकोनॉमी मूव करना शुरू कर देगी, जो इकोनॉमी स्टैग्नेंट पड़ी हुई है। ओके, सो इंक्रीज इन दी मनी सप्लाई। अगर आप डिक्रीज करते हो CRR, SLR, रेपो रेट, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, SDF को, तो मनी सप्लाई इंक्रीज होती है, और इसको बोलते हैं एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी या इजी या डॉविश मॉनेटरी पॉलिसी, यानी कि विस्तारवादी या सुलभ या डॉविश मौद्रिक नीति। और उसको क्या बोलते हैं, संकुचनकारी। ठीक है, तो अगर इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन का मतलब ऐसे एज्यूम करो लोगों के हाथों में बहुत पैसा है, तो खींचना है पैसे को, तो सब बढ़ा डालो। बढ़ा डालो मतलब संकुचन कर दो पैसे का। और अगर कैसा है, मुद्रास्फीति जनक मंदी है, यानी कि डिफ्लेशन है, लोगों के हाथों में पैसा नहीं, मंदी पड़ी हुई है, तो इन सबको कम कर दो। इससे क्या होगा, मुद्रा जो आपूर्ति है उसमें वृद्धि हो जाएगी। इसको बोलते हैं विस्तारवादी या सुलभ या डॉविश मौद्रिक नीति। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई यहां तक सबको? सर अगर घर के गहने नहीं बेचेंगे तो दूसरों के गहनों पर तो मेरा कोई राइट नहीं है, तो रेपो। अरे क्या भैया, गहने वहने, एग्जाम्पल दिए थे गहने, तुम तो गहनों को एकदम सीरियसली ले लिए, दिल पे ले लिए तुम तो रेपो रेट में कौन सी गवर्नमेंट सिक्योरिटी को गिरवी रखेगा बैंक? बैंक बोलता है, RBI बोलता है कि बैंक SLR और CRR मेंटेन रहना चाहिए। ठीक है, लोन लेने आना है तो कहीं और से गवर्नमेंट से वो लेके आओ तुम्हारे पास। अब ऐसा तो है नहीं कि मुझे अगर 50 गवर्नमेंट सिक्योरिटी मेंटेन करनी है SLR कोटा के लिए, तो मेरे पास 50 ही होंगे एग्जैक्टली। एक्स्ट्रा रखूंगा ना मैं, क्यों एक्स्ट्रा रखूंगा? कई सारी ऐसी बैंकें होती हैं, उनको भी ज़रूरत पड़ जाती है, तो उनको बेच दिया, और एक्स्ट्रा मान लो 10 हैं, तो मान लो मुझे लोन लेना है कल को, तो वो जो मेरी एक्स्ट्रा 10 हैं उनसे लोन लूँगा, ना कि SLR से लूँगा। RBI बोलता है SLR का जो कोटा है वो मेंटेन रहना चाहिए, SLR का कोटा मेंटेन रहना चाहिए, उसके ऊपर जो तुम्हारे पास जो एक्स्ट्रा पड़ी हैं उससे लोन लो रेपो में। अब मान लो तुम्हारे पास वो है ही नहीं, 50 मेंटेन करनी, तुम्हारे पास 50 ही पड़ी है जिससे SLR वाला मेंटेन्ड है। अब तुम वहाँ से तभी उठा सकते हो MSF वाले में, और तुम्हें 1% रेट ज़्यादा देना पड़ेगा पेनल्टी के तौर पे कि तुमने अपना SLR क्यों मेंटेन करके नहीं चला। ठीक है, बैंक के पास CRR 3% है तो RBI से क्यों लोन लेना, वो अपना CRR भी तो यूज़ कर सकता है, और पेनल्टी जो भरनी पड़ेगी, वो पेनल्टी जो मारेगा RBI, फिर वो क्यों, जब पेनल्टी मारेगा फिर उसमें क्या होगा? बिल्कुल लाविश जी, LAF में RR और रिवर्स रेपो रेट आता है, लेकिन रिवर्स रेपो रेट हटा दिया गया है अभी स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी की रेट से।
सर बेस रेट क्या होता है? बेस रेट वो रेट होता है जिसके नीचे वो लिखा, उसी पे तो आ रहे हैं। तुम लोग बहुत तेज हो क्यों? अभी उसी पे तो स्लाइड खोली थी, डाउट आ गया किसी का। तो मिनिमम रेट बिलो विच बैंक्स आर नॉट अलाउड टू लेंड मनी इज कॉल्ड एज बेस रेट। जिसके नीचे बैंक लोन नहीं दे सकती हैं उसको बोलते हैं बेस रेट। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों आरबीआई करती है? क्योंकि इससे पहले होता था बीपीएलआर, बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट, उसमें कोई लिमिट नहीं होती थी, तो इसलिए बेस रेट लेके आई आरबीआई। क्योंकि बैंक क्या करती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूँ, ठीक है, मेरे बैंक मैनेजर से अच्छे संबंध हैं या फिर कुछ भी है, तो मैं नेगोशिएशन करके कम परसेंटेज पे लोन ले लूँगा। ठीक, कोई जो उतना नेगोशिएशन नहीं कर सकता उसको ज़्यादा परसेंट पे लोन मिल जाएगा। तो ये ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, ताकि किसी को कम किसी को ज़्यादा ना मिले, तो बेस रेट को लाया गया कि इसके नीचे तो आप लोन दे ही नहीं सकते हैं किसी को। ठीक है, इफ़ बैंक्स आर अनएबल टू, ये तो मैंने आपको बता दिया है, ठीक, सॉरी नहीं बताया अभी। तो ये चीज़ समझ में आ गई आपको, बेस रेट क्या होता है? ओके। अब कई बार होता है कि क्योंकि सीआरआर और एसएलआर मेंटेन ना करने पे, मैंने बताया सेक्शन 42 क्लॉज 3 की पेनल्टी पड़ती है दबा के, तो इस बैंक क्या करती हैं, आपस में भी पैसे ले लेती हैं उधार। जैसे कि किसी के पास एक्स्ट्रा है तो उससे उधार ले लिया, इसको बोलते हैं इंटर बैंक लेंडिंग मार्केट, यानी कि बैंक आपस में लेंडिंग कर रही हैं। ये दो तरीके की होती है, एक होती है कॉल मनी और एक होती है नोटिस मनी। कॉल मनी मार्केट होती है लेस देन अ डे की, ठीक है, कॉल मनी मार्केट होती है लेस देन अ डे की, और जो नोटिस मनी मार्केट होती है वो आप मान के चलो 1 से लेकर 14 दिन की होती है। ओके, ठीक है, तो कॉल मनी मार्केट हुई आपकी जो बहुत ही शॉर्ट टर्म टाइप है। ओके, कॉल मनी रेट उसको बोलते हैं, ओवरनाइट बेसिस पे, लेस देन अ डे पे। और नोटिस मनी होता है 1 से 14 दिन के लिए। तो ये जो लोन लिया जाता है बैंकों का आपस में एक दूसरे से, उसको बोलते हैं इंटर बैंक लेंडिंग मार्केट। कॉल मनी आपको बता दिया मैंने, इट इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रिवर्स रेपो रेट एंड एमएसएफ विच इज द इंटरेस्ट रेट चार्ज फॉर शॉर्ट टर्म ओवरनाइट लोन्स बिटवीन बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। लिमिट कितनी है? 2% ऑफ एनडीटीएल आप ले सकते हो। तो सीआरआर और एसएलआर मेंटेन करने के लिए बैंक आपस में भी पैसा लेती हैं, उधार देती हैं, उधार लेती हैं। कॉल मनी होता है, ठीक है, फॉर लेस देन अ डे, फॉर लेस देन अ डे। और जो नोटिस मनी होता है आपका कॉल मनी मार्केट, ठीक है, दिस इज फॉर 1 to 14 डेज, ठीक है, 1 से 14 दिन के लिए होता है। अब आते हैं मनी मल्टीप्लायर पे क्या होता है, तो ध्यान से इसको जरा समझिएगा। मनी मल्टीप्लायर क्या होता है? बैंक के पास 100 रुपये आया, ठीक है, और बैंक ने उसको लोन पे चढ़ा दिया। ध्यान से समझिएगा, बस अभी मैं कुछ लिख नहीं रहा हूँ, बस समझिएगा। 100 रुपये आया बैंक के पास और बैंक ने उसको लोन पे चढ़ा दिया 100 रुपये को। ठीक, उससे क्या हुआ, जिसको लोन पे दिया उसने उसे धंधा किया, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई किया मनी को। मल्टीप्लाई कैसे किया? जैसे मैंने बैंक के 100 रुपये लिए, मैंने कुछ धंधा डाला, उसके मैंने 200 बना दिए, तो 100 रुपये का 200 रुपये हो गया, हो गया, तो मल्टीप्लाई हो गया कितने से? डबल से। तो इसको क्या बोलेंगे? मनी मल्टीप्लायर, यानी कि कितने टाइम वो मनी मल्टीप्लाई हो गई, दैट इज कॉल्ड एज मनी मल्टीप्लायर। अब इसका रिलेशन होता है सीआरआर के साथ, और वो एक इनवर्स रिलेशन होता है, वो एक इनवर्स रिलेशन होता है। व्हाट डज दिस इनवर्स रिलेशन शो अस? कि जितना ज़्यादा सीआरआर होगा उतना ही कम मनी मल्टीप्लायर होगा। कैसे? कैसे? अगर 100 रुपये बैंक के पास आया, आरबीआई ने बोल दिया बेटा 100 रुपये तुम थोड़ी ना लोन में दे दोगे, रखो जरा 3% यहाँ पे, यानी कि 97 ही दे सकते हो। तो अब बताओ मनी मल्टीप्लायर कम होगा कि ज़्यादा होगा? कम हो जाएगा, क्योंकि आपने पैसा दे दिया, 100 रुपये तो दे ही नहीं, आपने 97 दिए अपने पैसे। तो इसका डबल 200 और आता है, इसका डबल 200 थोड़ी ना होगा, 194 होगा। ठीक है, अब बैंक ने आरबीआई ने बोला कि 3 नहीं 10%, 10% है सीआरआर, यानी कि अब तुम सिर्फ 90 रुपये दे सकते हो। तो क्या हुआ? मनी मल्टीप्लायर और कम हो जाएगा, क्योंकि 90 का डबल तो कितना होगा? 180, क्योंकि अब कम मनी मल्टीप्लाई कर पाएगी। तो इसीलिए मनी मल्टीप्लायर का इनवर्स रिलेशन होता है सीआरआर से। ठीक है, एनबीएफसी जो एमएफआई होती हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, ठीक है, इनको सीआरआर और एसएलआर मेंटेन करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसको अभी आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज अभी आपने नहीं पढ़ा है कि एनबीएफसी क्या होती है, जो हम बैंकिंग सिस्टम में पढ़ेंगे। ठीक है, कल ही पढ़ेंगे एनबीएफसी वगैरह क्या होती हैं, तो वहाँ पे आपको बताऊंगा कि इनको मेंटेन नहीं करना होता है सीआरआर एसएलआर।
ओके तो वही उसी का डेफिनेशन लिखा है, व्हेन सीआरआर इंक्रीजेस बैंक कीप मोर मनी एज रिजर्व्स, दे हैव लेस मनी टू लेंड, फीवर लोन्स मीन्स लेस मनी क्रिएशन। कम लोन चढ़ पाएगा तो उसका मतलब होगा कम मनी क्रिएट हो पाएगी। दिस रिड्यूसेज द मनी मल्टीप्लायर एंड वाइस वर्सा। तो इससे मनी मल्टीप्लायर ने के जो मुद्रा गुणक है या धन गुणक है वो कम हो जाता है। सो व्हेन सीआर इंक्रीजेस बैंक कीप मोर मनी एज रिजर्व्स, दे हैव लेस मनी टू लेंड, फीवर मनी मीन्स लेस मनी क्रिएशन, दिस रिड्यूसेज द मनी मल्टीप्लायर एंड वाइस वर्सा। तो जब सीआर में वृद्धि होती है तो बैंक आरक्षित निधि के रूप में अधिक धन रखते हैं, उनके पास ऋण देने के लिए, लोन देने के लिए, ठीक है, कम पैसा बचता है, और कम पैसा बचेगा तो फिर वो कम मल्टीप्लाई हो पाएगा। ठीक है, क्लियर? एनबीएफसी पे अभी आप मत जाओ पावदिका जी, ठीक है, कल देखेंगे। सर बैंक से लोन लेके वापस ना करें तब बैंक क्या कर सकती है? ये परसों वाली क्लास में पढ़ेंगे, सारफेसी और ये सब, ठीक है, वहाँ पे आपको बताएंगे कि क्या करेगी बैंक आपके साथ। नहीं, आज की क्लास लंबी नहीं है। एसडीएफ में कोलेटरल होता है क्या? नहीं होता है। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट में कोलेटरल नहीं होता है, इसीलिए ही आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट को हटा के स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट को लेके आया कि हमारे पास डिपॉजिट कर दो, कोई कोलेटरल का कोई लफड़ा नहीं है, कोलेटरल का कोई लफड़ा नहीं होता है यहाँ पे। ठीक है, ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं। सब कुछ समझिए, ठीक है, सीआरआर, एसएलआर, ये सब, तो इन सब का यूज़ करके आरबीआई क्या कर रहा है? मनी सप्लाई को इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है, कहाँ पे? इकोनॉमी में। ओके, इनको बोलते हैं क्वांटिटेटिव मनी टूल्स, क्योंकि यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ मनी को कंट्रोल किया जा रहा है। इसी तरीके से होते हैं क्वालिटेटिव मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स, यानी कि गुणात्मक मौद्रिक नीति उपकरण। दे आर सेलेक्टिव टूल्स यूज्ड बाय आरबीआई टू कंट्रोल द यूज एंड डायरेक्शन ऑफ क्रेडिट इन स्पेसिफिक सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। सेंट्रल बैंक लिमिट्स द अमाउंट ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस दैट कमर्शियल बैंक्स कैन गिव। जब रेपो रेट, बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर, रिवर्स रेपो रेट, एसडीएफ, यहाँ पे क्या हो रहा था? यहाँ पे ऐसा सेलेक्टिव नहीं था कि इस पर्टिकुलर सेक्टर में या फिर इस, इन जनरल था वो कि हमने वो कम किया, अब वो अपने आप इन्फ्लेशन कम हो जाएगी, ठीक। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो ऐसा तो है नहीं कि सारे सेक्टर्स में इन्फ्लेशन होगा या सारे सेक्टर में मंदी पड़ी होगी, क्योंकि हमने एक चीज़ पढ़ी थी, एक टर्म पढ़ा था, स्क्यू इन्फ्लेशन। स्क्यूफ्लेशन का मतलब होता है जब कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स में, कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स में ही इन्फ्लेशन है और बाकी हर जगह नॉर्मल सिचुएशन है, उसको स्क्यूफ्लेशन बोलते हैं, क्योंकि स्क्यूड है इन्फ्लेशन, नहीं कि सिर्फ कुछ जगहों में है। तो ऐसी टाइम पे हम क्वालिटेटिव मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स का यूज़ कर लेते हैं, जहाँ पे हम सेलेक्टिवली इन चीज़ों को रेगुलेट कर लेते हैं, किन चीज़ों को? मनी सप्लाई को, ठीक है। तो वो होता है क्वालिटेटिव मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स। अब आपको लग रहा होगा ओहो क्वांटिटेटिव इतना बड़ा था तो क्वालिटेटिव में भी बहुत सारे टूल्स होंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। क्वांटिटेटिव हमें समझने में दिक्कत होती है, क्वालिटेटिव बहुत आसान है। जैसे कि पहला है क्वालिटेटिव टूल, चेंजिंग मार्जिन रिक्वायरमेंट। व्हेन आरबीआई इंक्रीजेज द मार्जिन फॉर नॉन एसेंशियल सेक्टर्स टू लिमिट एक्सेसिव बोरोइंग एंड रिड्यूसिंग इट फॉर इंपॉर्टेंट सेक्टर लाइक एग्रीकल्चर टू इंकरेज लेंडिंग। भारतीय रिजर्व बैंक अनावश्यक क्षेत्रों के लिए मार्जिन, वह राशि जो उधारकर्ताओं को अग्रिम भुगतान करनी होती है, बोरोवर मस्ट पे अपफ्रंट। कैसे? जब आप लोन लेने जाते हैं बैंक से तो बैंक क्या बोलती है आपको? अगर आप मान लो, जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई चीज़ बोरो करने जाते हो, ठीक है, आप कोई चीज़ बोरो करने जाते हो, मान लो वो है 1 लाख की, ठीक है, 1 लाख की है, तो अपफ्रंट कुछ पेमेंट करना होता है कि नहीं करना होता है कि भाई 20,000 का पेमेंट तो करो ही, ठीक है, उठा के ले जा सकते हो और बाकी की ईएमआई करवा लो, ठीक। अब अगर आरबीआई बोल दे कि 20,000 नहीं 30,000 आप पेमेंट करना होगा, तो अब लोग कम खरीदेंगे, ज़्यादा खरीदेंगे? कम खरीदेंगे, फिर समझ रहे हैं? तो ये मार्जिन रिक्वायरमेंट अगर आरबीआई चेंज कर दे, द अमाउंट बोरोवर मस्ट पे अपफ्रंट फॉर नॉन एसेंशियल सेक्टर, जो एसेंशियल सेक्टर नहीं है वहाँ पे एक्सेसिव बोरोइंग को रोकने के लिए वो क्या कर दे? इंक्रीज कर दे उसको, और डिक्रीज कर दे वहाँ पे जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर है, सो दैट ज़्यादा लेंडिंग हो सके यहाँ पे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं चेंजिंग मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब ये होता है कि जितना पैसा आपको अपफ्रंट पे करना होता है उसमें अगर कोई चेंजेस कर दे आरबीआई तो। कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन, उपभोक्ता ऋण विनियमन। आरबीआई सेट्स रूल्स ऑन लोन इंस्टॉलमेंट्स, डाउन पेमेंट्स एंड रीपेमेंट पीरियड्स इन एडवांस। दिस हेल्प्स मैनेज इन्फ्लेशन बाय कंट्रोलिंग हाउ मच पीपल कैन बोरो।
ठीक है, यानी कि आरबीआई अगर रूल सेट कर दे डाउन पेमेंट के, ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, एक सेकेंड, कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन में क्या होता है मेनली, तो देखो होता क्या है, जब आप बैंक से लोन लेने जाते हो, ठीक है, तो कुछ ना कुछ आपको कोलेटरल रखना पड़ता है, ठीक है, कुछ ना कुछ आपको गिरवी रखना पड़ता है। और जब आप कोई भी चीज़ गिरवी रखते हो तो उसका एक अमाउंट निर्धारित किया जाता है। लाइक अगर आप 1 लाख रुपए का उधार ले रहे हो तो एटलीस्ट कुछ मार्जिन मेंटेन करके रखा जाता है, एंड दैट इज़ कि भाई आपको जो भी आप गिरवी रख रहे हो वो 1.5 लाख के तकरीबन होना चाहिए आपका। ऐसा ही होता है, ठीक है, ऐसा ही होता है कि भाई आपको थोड़ा सा ज़्यादा पैसा, नहीं कि वो 50,000 का एक तरीके से मार्जिन मेंटेन करके चला जाता है, सो दैट कि बैंक पैसा अपना रिकवर कर पाए, ठीक है, बैंक अपना पैसे को रिकवर कर पाए, तो वो मार्जिन भी बढ़ाया जा सकता है बाई आरबीआई, ठीक है, ऑलराइट, डन, ठीक है, आगे बढ़ें। अगला है मॉरल सुएशन। मॉरल सुएशन से पहले क्रेडिट राशनिंग समझो। Credit rationing is when RBI limits the total amount of loans and credit banks can issue to certain sectors. It fixes the credit supply for each bank, preventing excessive lending. यानी कि स्पेसिफिक सेक्टर में लेंडिंग को रेगुलेट कर दिया RBI, जो अभी मैं स्क्यूफ्लेशन का आपको एग्जांपल दे रहा था कि बैंक एग्रीकल्चर सेक्टर को ये बोल सकती है या फिर एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए लोन को कम कर सकती है, ठीक है, सॉरी, लोन को ज़्यादा कर सकती है। बाकी मान लेते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर में बहुत इन्फ्लेशन है तो वहाँ पे लोन वाली एक्टिविटी को कम किया जा सकता है। यानी कि अलग अलग सेक्टर के लिए अलग अलग। राशनिंग का मतलब क्या होता है? राशनिंग का मतलब होता है आप हर चीज़ के लिए अलग अलग जब अपना पैसा सेट करते हो। लाइक फॉर एग्जांपल इस महीने ना कपड़ों के लिए इतना पैसा खर्च होगा, ठीक है, एन्जॉयमेंट के लिए इतना पैसा खर्च होगा, रिफ्रेशमेंट के लिए इतना पैसा खर्च होगा, तो वो उसको राशनिंग बोलते हैं, जहाँ पे आप हर एक चीज़ के लिए अलग अलग अपनी लिमिट सेट कर लेते हैं। दैट इज़ कॉल्ड एज क्रेडिट राशनिंग, ठीक है। सो इट फिक्सेस द क्रेडिट सप्लाई फॉर ईच बैंक, प्रिवेंटिंग एक्सेसिव लेंडिंग। इट ऑल्सो सेट्स क्रेडिट लिमिट्स फॉर डिफरेंट सेक्टर टू इंश्योर बैलेंस लेंडिंग। मॉरल सुएशन क्या होता है? इट इज अ टेक्निक यूज बाय आरबीआई टू इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक एक्टिविटी थ्रू परसुएशन एंड इम्प्लिसिट थ्रेट। आरबीआई एडवाइजेस और परसुएट्स बैंक टू फॉलो इट्स मॉनेटरी पॉलिसी। कुछ नहीं, मॉरल सुएशन का मतलब ये होता है, कई बार ऐसा होता है आरबीआई कुछ बेनिफिट्स देती है बैंक को, सो दैट कि बैंक वो पास ऑन करे कंज्यूमर को या फिर कस्टमर्स को, लेकिन वो पास ऑन करती नहीं है, तो उसी को बोलते हैं मॉरल सुएशन, जहाँ पे आरबीआई मॉरली परसुएट कर रहा है किसको? बैंक को, कि भाई ये मॉरली ठीक नहीं है, आपको जो मैंने बेनिफिट दिए वो आप लोगों को भी ट्रांसफ़र करो आगे जाके, ठीक है। तो ये होते हैं आपके क्या? क्वालिटेटिव मॉनेटरी पॉलिसी टूल। एक तो है जहाँ पे आपका काइंड ऑफ जो आपको डाउन पेमेंट करनी है वो बढ़ा दी गई, या जो आप कुछ गिरवी रख रहे हो, ठीक है, आपने कुछ अगर मान लो कि गिरवी रखा है, ओके, तो वो रिक्वायरमेंट बढ़ा दी गई कि जो आप कोलेटरल रख रहे हो तो उसमें आपको ज़्यादा पैसा भी डिपॉजिट करना पड़ेगा। क्रेडिट राशनिंग आपने कर दी, कुछ स्पेसिफिक सेक्टर के लिए लेंडिंग बढ़ा दी या फिर कम कर दी। और मॉरल सुएशन, जहाँ पे आरबीआई परसुएट करता है बैंक को कि भाई आप जो हमने आपको बेनिफिट दिए हैं वो आप ट्रांसफ़र करो लोगों को भी, ठीक है। तो ये होते हैं आपके क्वालिटेटिव मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स। अब हमने मॉनेटरी पॉलिसी तो समझ ली, फिस्कल पॉलिसी भी देख लेते हैं, राजकोषीय नीति क्या होती है। तो जैसे मॉनेटरी पॉलिसी में क्या हो रहा है? इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को काउंटर किया जा रहा है। इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा है, तो क्या करना है? सीआरआर बढ़ाना है, रेपो रेट बढ़ाना है, रिवर्स रेपो रेट बढ़ाना है, बैंक रेट बढ़ाना है, एमएसएफ बढ़ाना है, एसडीएफ बढ़ाना है, सबको बढ़ाना है, सबको बढ़ाना है। और एक मैंने आपको अभी नहीं बताया है, एंड दैट इज़ आउटराइट परचेज, ठीक है। तो उसको भी अभी मैं समझाता हूँ आउटराइट परचेज क्या होता है, ओके। तो इन सबको बढ़ाना होता है। अगर मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा है तो इन सबको बढ़ा के हम कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी को लेके आते हैं, सो दैट मनी सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, कम हो जाए। उसको हॉकिश डियर टाइट मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं। इसका उल्टा, अगर स्लगिश पड़ी हुई इकोनॉमी, डिमांड जनरेट नहीं हो रही है, डिफ्लेशन जैसी सिचुएशन है, मंदी है इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में, तो ऐसी सिचुएशन में इन सबको कम कर दिया जाता है। बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, एमएसएफ, एसडीएफ, सबको, सॉरी सबको नहीं किया जाता है, मतलब सबको एट अ टाइम नहीं किया जाता है, लेकिन सबको कम ही करना पड़ेगा आपको। समझ रहे हैं मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इन्फ्लेशन है तो इसका मतलब ये नहीं कि उठा के सबको बढ़ा देगी, कुछ को बढ़ाएगी, लेकिन बढ़ाना ही पड़ेगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बढ़ाना ही पड़ेगा। अगर इन्फ्लेशन है, बहुत ज़्यादा मनी सप्लाई है, तो आपको इंक्रीज़ ही करना पड़ेगा, डिक्रीज़ नहीं करना है। और जब मंदी है तो सबको डिक्रीज़ करना है, इंक्रीज़ नहीं करना है, ठीक है। जब डिक्रीज़ करते हैं इन सबको तो उससे मनी सप्लाई बढ़ती इकोनॉमी में, और उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी या डॉविश या ईजी मॉनेटरी पॉलिसी,
ठीक है। और एक मैं ये बताऊं फिजिकल पॉलिसी उससे पहले, ये वो आप समझ लो आउटराइट परचेज क्या होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ओपन मार्केट ऑपरेशन दो तरीके के होते हैं, एक आउटराइट परचेज और एक रीपरचेज ऑब्लिगेशन रेपो। इसको हम स्टेरलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखिएगा। आउटराइट परचेज का मतलब ये होता है जहाँ पे गवर्नमेंट जहाँ पे आरबीआई डायरेक्टली गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल करती है। यहाँ पे क्या था, रीपरचेज था। गवर्नमेंट सिक्योरिटी को डायरेक्ट सेल नहीं किया जा रहा था, उनको उनका रीपरचेज किया जा रहा था। यहाँ पे डायरेक्टली सेल कर दिया जाता है। कैसे? लोगों में। आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेच देगी। कब? अगर इन्फ्लेशन जैसी सिचुएशन है। जब मैं आपको बोलूँ इन्फ्लेशन जैसी सिचुएशन है, दैट मीन्स कि इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा मनी सप्लाई है, बहुत ज़्यादा लोगों के हाथों में पैसा है, तो लोगों के हाथों से पैसे को लेना है वापस। और लिया कैसे जा सकता है? आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे दो उनको, यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल कर दो, तो उनके हाथों में पैसा चला जाएगा, वो आपको वापस पैसा दे देंगे। कौन? लोग। तो इससे क्या होगा? लोगों के हाथों से पैसा कम हो जाएगा, मनी सप्लाई कम हो जाएगी। दैट इज कॉल्ड एज आउटराइट परचेज, है ना। जैसे मान लो कि कल को गवर्नमेंट अनाउंस कर, आरबीआई अनाउंस कर दे कि हम गवर्नमेंट सिक्योरिटी रिलीज कर रहे हैं और बहुत अच्छा खासा इंटरेस्ट रेट आपको ऑफर करेंगे, तो वो जो इंटरेस्ट रेट क्योंकि ज़्यादा ऑफर कर रहा है, तो लोग क्या करेंगे, अपने पैसे को गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर देंगे। तो उससे क्या होगा कि मनी सप्लाई कम हो जाएगी। और इसका उल्टा, अगर मंदी है, अगर पैसा नहीं है, तो क्या होगा? क्या होगा? परचेज कर लेगी गवर्नमेंट सिक्योरिटी को। कौन? आरबीआई। आरबीआई बोलेगी लाओ गवर्नमेंट सिक्योरिटी हमें दे दो, हम आपको अभी ज़्यादा इंटरेस्ट रेट, मतलब उस टाइम पे बढ़ा देगी वो। तो क्या होगा इससे? लोग अपना पैसा जो है कैश के फॉर्म में रिट्रीव कर लेंगे और गवर्नमेंट सिक्योरिटी वापस दे देंगे। तो ये समझ में आई आपको बात, आउटराइट परचेज किस तरीके से काम करता है, जहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग होती है गवर्नमेंट सिक्योरिटी की, सेलिंग और बाइंग। सेलिंग कब करनी पड़ती है आरबीआई को? सेलिंग तब करनी पड़ती है आरबीआई को जब इन्फ्लेशन है, मुद्रास्फीति है, बहुत ज़्यादा लोगों के हाथों में पैसा है। तो जब बेच देगी आरबीआई, तो लोग आरबीआई को अपना पैसा दे देंगे, खत्म, सिंपल। ठीक। व्हाट इज गवर्नमेंट सिक्योरिटी? बताया तो था भाई, गवर्नमेंट सिक्योरिटी काइंड ऑफ टूल्स होते हैं, जैसे एफडी है, आरडी है, उसी तरीके से गवर्नमेंट सिक्योरिटी है। गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं एक तरीके से, जो गवर्नमेंट ने इशू किए हैं। पहले फिजिकल फॉर्म में इशू होते थे, पेपर फॉर्म में। आप पूछिएगा अपने मम्मी या पापा से, तो पहले पेपर के फॉर्म में इशू होते थे, उसमें लिखा जाता था कि भाई हाँ इतने का बॉन्ड है ये। अब सब डिजिटल फॉर्मेट में, ठीक है, सब डिजिटल फॉर्मेट में हो गया अभी। तो वही एक तरीके के गवर्नमेंट बॉन्ड्स ही हैं वो। सर मिक्स हो गया मनी से मल्टीप्लाई, तो मिक्स हो गया तो उसको निकालो, थोड़ा सा अनमिक्स करो, और क्या बोलें। मनी मल्टीप्लायर एक चीज़ है कि भाई मनी कितनी मल्टीप्लाई हो रही है, उसका सीआरआर से बस रिलेशन होता है, इन्वर्स रिलेशन, इसलिए उसको पढ़ाना पड़ा बीच में कि भाई मनी मल्टीप्लाई सिंपल सी बात है कि जितना बैंक पैसा देगा फेंकेगा उतना ही ज़्यादा मनी मल्टीप्लाई होगी। जितना बैंक पैसा लोन में चढ़ाएगा उतना ही ज़्यादा मनी मल्टीप्लाई होगी। अब अगर सीआरआर आप बढ़ा दोगे, कौन बढ़ाएगा? आरबीआई। ठीक है, आरबीआई क्यों बढ़ाएगा सीआरआर? सोचो, ताकि मनी सप्लाई ज़्यादा ना बढ़े। तो मनी मल्टीप्लाई भी तो नहीं होगी, क्योंकि अगर पहले 100 रुपये जा रहा था, लोन में दे रहा था बैंक, तो अब सिर्फ 80 रुपये, मतलब बढ़ गया है वो, तो कम पैसा लोन में दे पा रहा है बैंक, तो मनी मल्टीप्लाई कम होगी। ठीक है। तो आउटराइट परचेज में क्या होता है? सीधा खरीद बेच होती है गवर्नमेंट सिक्योरिटी के लोगों के साथ। यहाँ पे सीधा खरीद बेच नहीं होती है गवर्नमेंट सिक्योरिटी की। गवर्नमेंट सिक्योरिटी को एज कोलेट्रल रखा जाता है, गिरवी रखा जाता है। ठीक है। तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस दो तरीके के होते हैं, आउटराइट परचेज, सीधा सेलिंग बाइंग हुई आउटराइट परचेज में, और रीपरचेज ऑब्लिगेशन रेपो। और रेपो और रिवर्स रेपो तो अब नहीं रहा। रिवर्स रेपो रेट की जगह आरबीआई बोलती है कि आरबीआई यूज़ करती है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट का। इन दोनों को मिला के कलेक्टिवली बोलते हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, तरलता समायोजन सुविधा। ठीक है, क्लियर। अब आ जाते हैं फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, खत्म है बस। ठीक है, फिस्कल पॉलिसी, तो जैसे अभी मैंने आपको बताया, मनी सप्लाई को कंट्रोल करने का काम आरबीआई करती है। सीआरआर एसएलआर इन सबको बढ़ा के, उसको हम हॉकिश डियर टाइट बोलते हैं, या घटा के, अगर इन्फ्लेशन नहीं डिफ्लेशन है तो इसको हम डॉविश इजी मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं। अगर यही काम सरकार कर दे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अभी कौन कर रहा था? आरबीआई कर रही थी, देश की केंद्रीय बैंक, सेंट्रल बैंक। यही काम अगर अब सरकार करने लगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो उसको राजकोषीय नीति बोलते हैं। ये कैसे किया जा सकता है? कल टैक्स पढ़ रहे थे, तो टैक्स एडजस्ट करके, अगर इन्फ्लेशन है मान लो, तो टैक्स कम करना चाहिए कि ज़्यादा करना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, बताओ जरा। अगर इन्फ्लेशन है तो इन्फ्लेशन का मतलब ज़्यादा मनी सप्लाई है, ज़्यादा मनी सप्लाई है तो लोगों के हाथों से पैसा खींचना है, तो टैक्स बढ़ा दो।
टैक्स बढ़ा दोगे तो गवर्नमेंट ज़्यादा टैक्स कलेक्शन करेगी, तो लोगों के हाथों में पैसा कम बचेगा। गवर्नमेंट स्पेंडिंग, अगर इन्फ्लेशन है तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग ज़्यादा करनी कि कम करनी है, बताओ मुझे। अगर इन्फ्लेशन है, मुद्रास्फीति है, तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग को बढ़ाना चाहिए, घटाना चाहिए? क्यों? जी बिल्कुल आशीष जी, बिल्कुल ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है। गवर्नमेंट प्रॉपर्टी गवर्नमेंट सिक्योरिटी में नहीं आती भैया मेरे, गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड की तरह होते हैं, वो प्रॉपर्टी नहीं आ जाएगी उसकी। कम, बिल्कुल सही है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम करनी है, तो सीधा सीधा दिख रहा है, स्पेंड ज़्यादा करेगा तो लोगों के हाथों में और पैसा जाएगा। बोरो ज़्यादा करना है, कम करना है? बोरो ज़्यादा करना है, अगर इन्फ्लेशन है तो ज़्यादा पैसा ले लेगी तो इकोनॉमी में कम पैसा बचेगा, और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए कम पैसा बचेगा। उसको क्या बोलते हैं? अगर गवर्नमेंट बोरो कर लेगी तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए कम पैसा बचेगा, दैट इज कॉल्ड एज वॉट? कल बताया था, क्राउडिंग। क्यों? क्राउडिंग इन या आउट? तो गवर्नमेंट ज़्यादा पैसा ले लेगी, प्राइवेट के लिए कम पैसा बचेगा, तो प्राइवेट आउट हो जाएगा, क्राउडिंग आउट। इट इज़ यूज टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, वो सारी चीज़ें। जैसे कि टैक्स इंक्रीज, हाई टैक्स रिड्यूसेस पीपल्स डिस्पोजेबल इनकम, लोगों के हाथों में कम पैसा बचेगा, तो कम पैसा खर्च कर पाएंगे, तो पैसा सप्लाई अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। कम सब्सिडी दीजिए, ठीक है, कम कर दीजिए एमएसपी, सब्सिडी कम देंगे तो लोगों के हाथों में और कम पैसा जाएगा। एमएसपी क्या होता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थक मूल्य। तो ये वो प्राइस होता है जिस पे कि गवर्नमेंट बोलती है कि अनाज आप बेचना जाके, जैसे मान लो गेहूँ चावल के लिए सबके लिए एमएसपी अनाउंस होता है, और अगर उतने में ना बिके तो इतने में हम खरीद लेंगे। मान लो एमएसपी अनाउंस हुआ है गेहूँ के लिए 200 रुपये, ठीक है, 200 रुपये। तो मतलब ये है कि अगर किसान जाएंगे सरकार के पास तो 200 रुपये में तो खरीद ही लेगी सरकार, ठीक है। तो अगर मान लो इसको बढ़ा के 300 कर दिया गया, तो इसका मतलब क्या है? ज़्यादा पैसा पहुंचेगा किसानों के पास, तो सिंपल, उसको कम कर दो अगर इन्फ्लेशन काउंटर करना है तो, ठीक है। एमएसपी स्टैंड फॉर मिनिमम सपोर्ट प्राइस, अ प्राइस सेट बाई गवर्नमेंट फॉर सर्टेन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, मॉनेटरी पॉलिसी इज यूज बाई आरबीआई, फिजिकल पॉलिसी इज यूज बाई गवर्नमेंट। तो ये अंतर होता है, मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई यूज़ करती है, और फिजिकल पॉलिसी गवर्नमेंट यूज़ करती है। ये हिंदी में लिखा हुआ है। तो करों में वृद्धि करना है सब। आगे कोई रटने वाली चीज़ नहीं है भाई, ठीक है, रटने वाली चीज़ नहीं है कि भाई तुम नहीं कर में वृद्धि करना है, ये तो तुम्हें एकदम फील आना चाहिए। इन्फ्लेशन है तो मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा लोगों के हाथों में पैसा है, तो अब टैक्स का मैं क्या करूँ? टैक्स से क्या करूँ? टैक्स बढ़ा दो तो लोगों के हाथों में कम पैसा रहेगा। सब्सिडी क्या करूँ? सब्सिडी ज़्यादा दे दोगे तो ऐसे भी इन्फ्लेशन ज़्यादा है और सब्सिडी इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। सब्सिडी कम कर दो, यानी कि आपके जो ट्रांसफ़र पेमेंट है गवर्नमेंट की उसको कम कर दो, एमएसपी कम कर दो, ठीक है। तो रटने की ज़रूरत नहीं है, ये बस टूल्स ध्यान रखो क्या टूल होते हैं। टैक्स होता है, सब्सिडी होता है, एमएसपी होता है, टूल है गवर्नमेंट के। तो गवर्नमेंट क्योंकि करती है तो फिजिकल पॉलिसी उसको बोलते हैं, ठीक। तो लेक्चर होता है ख़त्म, लेकिन आई नो कि थोड़ा सा वो होगा, तो मैं इसको एक बार समराइज़ कर देता हूँ आपको बहुत आसानी से, ठीक है। और ये एकदम आपके माइंड में पूरी पिक्चर को क्लियर कर देगा। तो ये जो भी मैं बनाने वाला हूँ, ठीक है, इसको तो एकदम स्क्रीनशॉट ले लेना, या फिर जो आपका रिवीजन, वैसे तो आप खुद भी अपना खुद से बनाना, ठीक है। ये मत इसका स्क्रीनशॉट लेना, अपना खुद से बनाना, ठीक है। समझो अभी, समझो अभी, समझो, ऐसे समझो। ये चैप्टर का जो मेन हम बोल सकते हैं ओरिजिन हुआ है, क्यों हुआ है, ऐसे समझ लो, ठीक है। क्योंकि आरबीआई को क्या करना है? मनी सप्लाई को कंट्रोल करना है। आरबीआई यहाँ का गुंडा है, ऐसे समझो, ठीक है। यहाँ की पूरी बैंकिंग प्रणाली का, बैंकिंग सिस्टम का गुंडा है। वैसे हम आरबीआई के बारे में कल पढ़ेंगे, लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट, ये सारी चीज़ें, लेकिन ऐसा गुंडा ही ये हर चीज़ को अपने कंट्रोल में रखना चाहता है, ठीक है। इसलिए इसने कुछ टूल्स बनाए जिनको बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स। दो तरीके के होते हैं, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव टूल्स में क्या आते हैं? सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एमएसएफ। इसकी जगह अब आ चुका है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी और आउटराइट परचेज, ठीक। ओके, तो ये टूल्स होते हैं,
ओके, क्वालिटेटिव। और क्वांटिटेटिव में क्या होते हैं, जैसे कि चेंज इन मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, राशनिंग ऑफ क्रेडिट, राशनिंग ऑफ क्रेडिट, ओके, मॉरल सुवेशन, और रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट, ठीक, ओके। ये हमारे लिए उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, बस नाम ध्यान रखो इनका, ओके, ये इंपॉर्टेंट है। CRR और SLR दोनों भाई बहन हैं। RBI बोलता है कि जानकार रहिए, सतर्क बनिए, वो तो बोलता ही है, लेकिन ये बोलता है बैंक, हम लोगों से। बैंक से क्या बोलता है, बैंक से बोलता है बेटा जितना तुम्हारे पास पैसा आए, जो तुम्हारे पास पैसा आ रहा है वो तुम्हारी लाइबिलिटी है। जो बैंक के पास पैसा आता है वो लाइबिलिटी है। दो तरीके का होता है, डिमांड लाइबिलिटी, टाइम लाइबिलिटी, यानी ये मैच्योर नहीं होता है, जब चाहो तब पैसा निकालो, सेविंग करेंट अकाउंट। ये होता है मैच्योर, होता है FD RD, एक टाइम पीरियड पे, और पैसा पहले निकालोगे पेनल्टी पड़ेगी। जितना तुम्हारे पास पैसा आया उसका सर्टेन % कैश में रख लो, और कुछ पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटी गोल्ड के फॉर्म में रख लो। ये RBI के पास रखा जाता है, अपने पास रखा जाता है। इस पर वैसे क्वेश्चन आता नहीं, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए, ठीक। बैंक रेट वो रेट होता है जिसपे कि बैंक लोन लेती हैं। बैंक लोन लेती हैं किससे, RBI से। कब, लॉन्ग टर्म के लिए, लंबे अवधि के लिए। रेपो रेट क्या होता है, ये शॉर्ट टर्म के लिए लेती हैं लोन, शॉर्ट टर्म के लिए। इसमें कुछ गिरवी नहीं रखना होता है बैंक रेट में, इसमें गिरवी रखना होता है कोलेट्रल, ठीक है। रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है, बैंक, RBI बैंक से बोलता है फिर SDF में, एक्स्ट्रा जो पैसा, एक्स्ट्रा मनी है वो पार्क कर दो हमारे पास। यहाँ पे मैं जानबूझ के इसलिए ऐसा नहीं लिख रहा हूँ कि RBI बैंक से लोन लेता है, क्योंकि एक्चुअली में लोन नहीं लेता है, वो इन्वाइट करता है, ठीक है, कि जो आपके बैंकों को, कि जो आपके पास एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ उसको पार्क कर दो हमारे पास, रख दो आके गिरवी। और MSF क्या है, MSF बहुत एकदम ओवरनाइट जो लेंडिंग होती है, ओवरनाइट लेंडिंग, कि तुम्हारे ऐसी तैसी हो गई है, अब तुम आके क्या कर रहे हो, कोलेट्रल तो दे रहे हो, लेकिन तुम अब गवर्नमेंट सिक्योरिटी, तुम्हारे पास इतना पैसा भी नहीं बचा है, ठीक है, कि तुम इतनी भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी तक नहीं है कि तुम उसको कोलेट्रल रख सको। अब तुम क्या कर रहे हो, अपने घर के गहने बेच रहे हो, नहीं अपने SLR कोटा की गवर्नमेंट सिक्योरिटी को कोलेट्रल रख रहे हो। अब अगर उसको रख रहे हो तो भैया पेनल्टी तो पड़ेगी, क्योंकि अगर हमने ऐसे सबके लिए नॉर्मल कर दिया तो SLR तो ऐसे कोई मेंटेन ही नहीं करेगा। तो इसलिए इसको जनरली 1% या 100 बेसिस पॉइंट जिसको बोलते हैं ऊपर रखा जाता है MSF, ठीक है। इसमें ओवरनाइट लेंडिंग होती है, सिर्फ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक ही लोन ले सकती हैं। और आउट परचेज में होता है जहाँ पर गवर्नमेंट सिक्योरिटी की सीधे खरीद फरोख्त का मतलब होता है सेलिंग और बाइंग होती है, ठीक है। इसी को बोलते हैं क्या, इसी को बोलते हैं स्टेरिलाइजेशन। अब ये सब टूल्स हैं, टूल्स का मतलब जैसे कि ये टंकी है, ये टूल है, ठीक है। टंकी से पानी है, टंकी में पानी है, टंकी का ये टूल है, यानी कि क्या है ये है आपका टूल, मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, नलकी है, ठीक है। ये टंकी है और टंकी का ये नलकी है। नलकी मतलब जहाँ से जिसको थोड़ा सा ढीला करेंगे पानी ज़्यादा बहेगा, टाइट कर देंगे पानी कम बहेगा, यही तो है भाई। ये जो नॉब लगी हुई है, अगर इसको मैं ढीला कर दूंगा तो इसमें पानी भरा हुआ टंकी में तो ज़्यादा निकलेगा, टाइट कर दूंगा तो कम निकलेगा, बस 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 बस। ये जो टंकी है, ठीक है, ये RBI के पास जो पैसा है वो है, ऐसे समझ लो, मतलब जो बैंकिंग सिस्टम में जो पैसा पड़ा हुआ है वो है। और ये इकोनॉमी, ये है इकोनॉमी, यानी कि जहाँ पे लोग रह रहे हैं, हम लोग, ये बैंक वगैरह हैं, बैंक सारी हैं, और ये इकोनॉमी। अब अगर यहाँ पे पहले से पानी ज़्यादा है, यहाँ पे पहले से ही पानी ज़्यादा है, मतलब पैसा ज़्यादा है, तो इसको ढीला करना है कि टाइट करना है, टाइट करना है। तो टाइट मॉनेटरी पॉलिसी का इस्तेमाल कर लो, या जिसको डियर या हॉकिश या कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, कॉन्ट्रैक्ट कर लो उसको। क्या करना होता है ऐसे में, इनको बढ़ा देना होता है, किसको, इसको बढ़ा लो, इसको बढ़ा लो, इसको बढ़ा लो, किसी को बढ़ा लो, लेकिन बढ़ाना होता है, इनको बढ़ा दो। बढ़ाने से क्या होता है, लोन लेना महंगा हो जाता है। CRR बढ़ा दोगे, SLR बढ़ा दोगे, बैंक रेट, रेपो रेट, ये सब बढ़ा दोगे तो बैंकों के पास कम पैसा है, और बैंकों के पास कम पैसा है तो बैंक के पास कम पैसा होने की वजह से वो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट में लोन देगा, तो अपने आप यहाँ पे कम पैसा आएगा, कम पानी आएगा। इसका उल्टा यहाँ पे इसको RBI को लग रहा है, ठीक है, इस बैंकिंग सिस्टम का एक बॉस है RBI, वो इस नलके को
क्या करता है, वो इस नलके को चलाता है। उस जो आरबीआई का जो विंग है जो इस नलके को चलाता है उसको बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जिसमें 6 लोग बैठे होते हैं, 3 आरबीआई से, 3 गवर्नर से, आरबीआई का गवर्नर इसका हेड होता है। वो इस जो नॉब होती है उसको टाइट करता है, ढीला करता है, टाइट करता है, ढीला करता है। ठीक, अब ढीला कब करेगा, जब उसको लगेगा कि यार यहाँ पे ना ये मंदी पड़ गई है, लोग यहाँ तुम पैसा नहीं, इसको ढीला करेगा और यहाँ से बहना चालू हो जाएगा पैसा। क्या करेगा उसमें, उसमें इन सबको क्या कर देगा, कम कर देगा। उसको बोलते हैं इजी, इजी, आराम से ढीला कर देगा उसको, यानी कि एक्सपैंड हो जाएगा, ये इकोनॉमी फूल जाएगा। तो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, इजी मॉनेटरी पॉलिसी, डॉविश मॉनेटरी पॉलिसी, हॉकिश का उल्टा डॉविश, टाइट का उल्टा इजी। ठीक, और आउटराइट परचेज में क्या होता है, अगर इन्फ्लेशन है तो इसको बेच दो, सिक्योरिटी को बेच दो। क्यों बेच दो, लोगों को दे दो, तो लोग तुमको क्या देंगे, पैसा दे देंगे, तो वहाँ से पैसा खिंच के चला गया। इट इज़ लाइक अ मैग्नेट, ये ऐसा मैग्नेट है, सेल करोगे तो उल्टा तुम्हारे पास पैसा आ जाएगा। ठीक है, और जब बाई करोगे, वापस ले लोगे इसको, तो उनको पैसा भी तो देना पड़ेगा, तो वो डिफ्लेशन जैसी सिचुएशन होगा। अब अगर ना समझ में आया हो तो अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ इसका। ठीक है, मैंने सारा एकदम उसमें आसान शब्दों में बता दिया। अब जो बीच बीच में एक्स्ट्रा चीज़ें बताई थी वो भी रिवाइज करवा देता हूँ कि इसका रिलेशन मनी मल्टीप्लायर से उल्टा होता है। कम बैंक के पास पैसा बचेगा तो कम पैसा, सॉरी हाँ, कम मनी मल्टीप्लाई हो पाएगा। ठीक है, मॉनेटरी एग्रीगेट अभी नहीं पढ़ना है, मॉनेटरी गेट हम अभी नहीं पढ़ना है, सब बताऊँगा मैं। ठीक है, उल्टा लिखा है सब, देवांश पांडे यहीं से चप्पल फेंक के मारेंगे। ठीक है, चप्पल फेंक के मारेंगे यहीं से और सीधा मुंह में लगेगी वो चप्पल। ठीक है, क्या मैंने उल्टा बताया यहाँ पे, सीआर बढ़ाना है, एसएलआर बढ़ाना ही तो है, बैंक रेट बढ़ाना ही तो है, रिवर्स रेपो रेट बढ़ाना ही तो है, क्या कुछ घटाना है क्या यहाँ पे, मैंने क्या उल्टा बताया यहाँ पे? हाँ, थोड़ा देख तो लिया करो कि मैंने क्या बोला है, या फिर क्या उल्टा, कुछ स्पेसिफिक बताओ तो कि क्या उल्टा है, तो मैं उसको करेक्ट करूँ। हो सकता है कि तुमसे गलती हो गई, हो सकता है मुझसे गलती हो गई हो, मुझसे भी हो सकती है, लेकिन क्या चीज़ स्पेसिफिक है वो तो बताओ। अब ऐसे सीधे बोल देते हो। ठीक है, फिस्कल पॉलिसी पे आते हैं, फिस्कल पॉलिसी भी आपको बता देते हैं। फिस्कल पॉलिसी क्या चीज़ होती है, जो आरबीआई नहीं, जो गवर्नमेंट करती है, जो गवर्नमेंट यूज़ करती है, जहाँ पे वो किसका यूज़ करती है, टैक्स का, जहाँ पे वो यूज़ करती है सब्सिडी का, जो कि एक तरीके का ट्रांसफ़र पेमेंट है। ठीक है, तो टैक्स हो गया, सब्सिडी हो गया और एमएसपी हो गया, इन सब का यूज़ करके इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करता है या फिर मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। अब क्या कब इंक्रीज़ करना है, कब डिक्रीज़ करना है, वो बहुत आसान है आपके लिए, बहुत आसान है। यंग भारत बोल रहे हैं क्वालिटी और क्वांटिटी एक्सचेंज कीजिए। अच्छा, कहाँ पे, ओके ये एक्सचेंज करना है, ओके तो ऐसा बोलो ना, मैंने यहाँ पे उल्टा लिख दिया क्या, तो यहाँ पे क्वांटिटेटिव होगा ये, ठीक है, और ये होगा क्वालिटेटिव। तो बोलना चाहिए था ये चीज़, उल्टा बोल दिया, क्या बोल रहे हो, बोलते कि सर ये क्वालिटी और क्वांटिटी इंटरचेंज हो गया है। साउंड कम है सर, पूरी क्लास निकल गई। अच्छा, कुछ ना कुछ दिक्कत रहती है किसी को, नहीं? तो यहाँ पे क्वांटिटेटिव कर लो, यहाँ क्वालिटेटिव कर लो। ठीक है, माई बैड, सॉरी फॉर दैट। ओके, अगर इसी के लिए बोल रहे थे उल्टा तो मैं अपनी चप्पल वापस लेता हूँ। ठीक है, चप्पल वापस ले रहा हूँ मैं। ठीक है, वापस मेरे पास आ गई है। ठीक है, सॉरी, तो बताना तो चाहिए था, अब तुम लिख रहे हो उल्टा बोल दिया, तो बताते कि सर वो आपने बोला क्वालिटेटिव की जगह क्वांटिटेटिव लिख दिया है। चलो, तो क्लियर हो गया अभी सारी चीज़ें। किसको मैंने बोला था, मैं सॉरी बोल देता हूँ, कौन था वो बता दे मुझे एक बार। नहीं, फालतू में चप्पल नहीं पड़ गई, मैं सॉरी बोल देता हूँ, कौन था वो, क्या नाम था भाई, बताना ज़रा। तो भाई जो भी था, अगेन सॉरी, बहुत बहुत सॉरी, हाथ जोड़ के सॉरी। ठीक है, चलो, अब तो नहीं, चप्पल नहीं पड़ी, हवा में ही थी, बस हवा से मैंने उसको वापस ले लिया, ऐसे चप्पल वप्पल पड़ी नहीं है। ठीक है, चलिए, तो लेक्चर होता है हमारा ख़त्म, और बाकी जिन लोगों को ऐसे रिकॉर्डिंग चाहिए, ठीक है, लेक्चर की एंड नोट चाहिए, क्विज चाहिए, तो आप ले सकते हो। देवांश, तो देवांश जी बहुत बहुत
सॉरी आपसे, ठीक है, माफ़ करिए मुझे। चलो 11, हाँ 11 होने वाले। तो 4.0 बैच का अगर आपको रिकॉर्डिंग चाहिए, नोट्स चाहिए, सब कुछ ठीक है, और क्विजेज़ वगैरह, तो आप यहाँ से ले सकते हैं 4.0 बैच में एनरोल करके। ये इंग्लिश बैच है 2.0 और ये आपका कॉम्बो है, ठीक है, 4.0 एंड इंग्लिश 2.0 का। एक सेकेंड रुको, आई थिंक क्वेश्चंस जो है ना आज, यहाँ पे आई थिंक आज मनी एंड बैंकिंग के क्वेश्चन बन गए हैं, क्लास मॉनेटरी पॉलिसी की थी, ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ, ठीक है, लाइक रुकिएगा अभी, करिए ज़रा कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। आज ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है बिकॉज कल करेंगे क्वेश्चन आराम से, आप अच्छे से इसको रिवाइज कर लीजिएगा। विच आर द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ ऑफ, और आप लोग को भी यहाँ पे भी क्वेश्चन नहीं लगाने, कल हम एक साथ ही क्वेश्चन लगाएंगे इन दोनों टॉपिक्स के, ठीक है। अब सर को रात भर नींद नहीं आएगी, पक्का गिल्ट, हाँ गिल्ट हो ही जाता है। देवांश कहाँ गया भाई, देवांश गुस्सा हो गया क्या देवांश, बेचारा इतना उससे आया था मैंने। विच आर द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ ऑफ द आरबीआई इज कंसिडर्ड एज स्टेरिलाइजेशन, ठीक है। तो स्टेरिलाइजेशन की बात करेंगे तो क्या होता है, बंदीकरण, और कंडक्टिंग ओपन मार्केट ऑपरेशन, यस ओपन मार्केट ऑपरेशंस ही आपके स्टेरिलाइजेशन होते हैं, ठीक है। ये करना जरा, विच आर द फॉलोइंग आर द सोर्सेज ऑफ द इनकम फॉर द आरबीआई, नहीं करना अभी, ठीक है। एक्चुअली अभी अगेन के ना मनी एंड बैंकिंग के क्वेश्चंस यहाँ पे लगे हुए हैं, तो आज तो क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे हम लोग, ठीक है। तो कल करते हैं क्वेश्चंस, ठीक है, कल करेंगे हम लोग क्वेश्चंस इस टॉपिक के। आप लोग इसको अच्छे से रिवाइज करिएगा, कल हम लोग करेंगे दोनों टॉपिक के क्वेश्चंस, ठीक है। एक भी क्वेश्चन नहीं आज तो, खैर कोई नहीं, कल करेंगे आराम से, आप आज इसको रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। चलो आज क्लास भी मनी बैंकिंग, हाँ मनी बैंकिंग लगी तो थी लेकिन कोई ऐसा लिंकेज नहीं है कि मनी बैंकिंग, वो लग गई थी क्लास, लेकिन अब मैंने भी देखा बाद में तो पीपीटी इसकी थी, तो मैंने कहा कोई नहीं भाई, ये पढ़ लेते हैं आज। सर इफ़ बैंक डोंट नीड टू बोरो फ्रॉम आरबीआई देन रेपो रेट इंक्रीज़ करने से भी इन्फ्लेशन कैसे रिड्यूस होगा, बिल्कुल। तो वो रेपो रेट को इंक्रीज़ नहीं करेगा, वो क्या करेगा, वो रिवर्स रेपो रेट को इंक्रीज़ कर देगा। तो बैंक को एक तरीके से लिक्विडेटिव ऑफर दे देगा कि तुम आ जाओ, ठीक है, कि तुम आ जाओ, ओके, कि तुम आ जाओ हमारे पास, एक्स्ट्रा पैसा पार्क कर दो। सर आई रेड वाई आई एम अथीज बाई भगत सिंह एंड आई कैन, अगर वो भी होते तो कोई उनको सपोर्ट नहीं करता, अल्टा इंटेंशनल डिक्लेयर हो जाते, बिल्कुल। अच्छा दीप सूतर जी, कोई नहीं। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी में क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे समझो ना, ये आरबीआई है, ठीक, ये उसके पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी पड़ी हुई है, तो आरबीआई क्या बोलेगा लोगों से कि हम गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेच रहे हैं, सेल के लिए है, ठीक है, किसी को परचेज़ करना है तो कर लो। जब लोग परचेज़ करेंगे तो पैसा इनको दे देंगे, आरबीआई को, पैसा आरबीआई को दे देंगे, तो इससे क्या होगा, मनी सप्लाई इकोनॉमी से कम हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। और इसका उल्टा जब मंदी होगी तब, सर बैंक रेट पर भी तो लोन ले सकते हैं एमएसएफ की जगह, प्रिया झा बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन आप समझिए ना, बैंक रेट होता है जैसे लॉन्ग टर्म के लिए लेना होता है पहली चीज़,
और वो कम इंटरेस्ट रेट पे मिल जाता है। एक चीज़ समझिएगा, एक मैं ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। अगर मुझे बैंक रेट है, रेपो रेट है और एमएसएफ है, ठीक। अब आप बोल रही हैं कि एमएसएफ की जगह मैं बैंक रेट से भी तो ले सकता हूँ। बिल्कुल ले सकते हो और कम भी पड़ेगा, लेकिन तुम समझो ना इस चीज़ को, यहाँ पे तुमको ज़्यादा रेट देना पड़ रहा है, ठीक है। आप बोल रहे हो कि एमएसएफ की जगह बैंक रेट से भी तो ले सकते हैं। एमएसएफ का उसको लेने की नीड क्यों पड़ी? नीड इसलिए उसको पड़ी क्योंकि उसके पास एसएलआर कोटा मेंटेन नहीं है। बैंक रेट में क्या है कि आपको उतना इंटरेस्ट रेट नहीं भरना पड़ता है, तो आप आराम से यहाँ ले सकते हो। और यहाँ पे आपको कुछ कोलेट्रल नहीं रखना पड़ता है, कुछ गिरवी नहीं रखना पड़ता है। यहाँ पे आपको गिरवी रखना पड़ता है। एमएसएफ में आपको गिरवी रखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आप ओवरनाइट लेंडिंग कर रहे हो, ओवरनाइट लोन ले रहे हो। क्यों ले रहे हो? क्योंकि आपके पास पैसे की एकदम कमी पड़ चुकी है, ठीक है। बैंक रेट में क्या होता है, लंबे समय के लिए आपको लोन मिलता है, और ये बैंक रेट ज़्यादा होता है रेपो रेट से, ध्यान रखना। बैंक रेट से रेपो रेट इसलिए ज़्यादा होता है, मैंने बताया था यहाँ पे तो कुछ गिरवी रखा है, यहाँ कुछ गिरवी नहीं रखा है। कल के रिवीजन क्वेश्चन करवा दीजिए, ठीक है, वही कर लेते हैं अभी। सर बिट्टू अभी तक नहीं आई, मैंने आज गेट बंद कर दिया था ताकि आ ही नहीं पाए वो। यूजीसी पे कुछ बोलिए, ओके बोलते हैं यूजीसी पे भी। और कुछ डाउट है किसी का? कुछ डाउट? ट्रिपल आर में क्या कोलेट्रल होता है? गवर्नमेंट सिक्योरिटी ही कोलेट्रल के तौर पे होती हैं, और तभी उसको रिप्लेस किया गया स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट से, बिकॉज उसमें कुछ वो नहीं रखना होता है, क्या ऐसा कुछ गिरवी नहीं रखना होता है उसमें, बस इसकी खासियत ये होती है, ठीक है। MCLR क्या होता है? MCLR होता है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट, MCLR, ठीक है। इससे रेट डिसाइड किए जाते हैं बाय दी RBI, ठीक है। MCLR होता है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट होता है वो, बस उसका फुल फॉर्म लिख लेना उसका, ठीक है। गोल्ड लोन कैसा मिलता है? एप्स्टीन फाइल के बारे में सर, एप्स्टीन फाइल के बारे में आज या कल में वीडियो आएगा तो उसको देख लेना, क्योंकि मोदी जी का भी नाम आया उसमें। चलो आज FD करना है तो कुछ बताइए। अच्छा FD करना है आज आपको, तो FD ना करके आप SIP करवा लो। म्यूचुअल जो फंड्स होते हैं उनमें वो ज़्यादा बेटर रिटर्न्स देंगे रादर देन FD। थोड़ा सा रिस्क होता है, लेकिन बहुत थोड़ा सा रिस्क होता है, ज़्यादा भी नहीं होता है। कल कौन सा हमने देखा था? बजट इंडेक्सेशन ना। रुको 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 रुको, तो क्वेश्चंस हो गए बजट इंडेक्सेशन के, ये हो गया आपका बजट इंडेक्सेशन 1, ठीक है। ये क्वेश्चंस हैं, कर लो। WPI हैज़ अ बेस ईयर, कल के क्वेश्चंस हैं एज अ बेस ईयर 2000। और कल के क्वेश्चन में यस एक वो कुछ तो था, आई थिंक 28 नंबर का था। चलो भी मैं भी करवा दूंगा। बैचवा पर ऑफ़र आएगा कैसे नहीं? अभी तो ऑफ़र नहीं है। परमार मैथ्स वैन मैथ्स का तो ऐसा है, अभी कोई ठीक ठाक टीचर तो होना चाहिए ना मैथ्स का, कोई ढंग का टीचर होगा तभी मैथ्स स्टार्ट होगा। अब मैं देख तो रहा हूँ कोई टीचर हो ढंग का मैथ्स के लिए अभी तक, इसीलिए मैंने बैच में पूछा भी था उस दिन कि मैथ्स का कोई ढंग का टीचर हो तभी मैथ्स स्टार्ट करेंगे। WPI हैज़ अ बेस ईयर 2011-12 एंड इज़ पब्लिश्ड बाय ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र। यस, ठीक है, अभी रिवाइज होकर 2022-23 हुआ है, अब आगे से पब्लिश होंगी उसी बेसिस पे। इन द वेटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ WPI मैन्युफैक्चर्ड, बिल्कुल इनका हाईएस्ट वेटेज होता है। CPI इज रिलीज्ड बाय द NSO एंड इज़ द प्राइमरी इंडेक्स यूज बाय RBI फॉर मॉनेटरी पॉलिसी। तो जो मॉनेटरी पॉलिसी पढ़े थे आज, उसमें जो CPI का होता है ना, इन्फ्लेशन, हेडलाइन इन्फ्लेशन, उसको कंट्रोल करने के लिए सब ये यूज़ किया जाता है बाय RBI, ठीक है। CPI जो कंबाइंड होता है। GDP मेजर द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्रीज टेरिटरी इन अ फाइनेंशियल ईयर। बिल्कुल, एक वित्तीय वर्ष में कितना प्रोड्यूस हुआ, वो सारी चीज़ें फुल स्क्रीन कर लें, लो फुल स्क्रीन कर ली, ठीक है। द NDP इज कैलकुलेटेड बाई एडिंग डेप्रीसिएशन टू द GDP। NDP इज कैलकुलेटेड बाई एडिंग डेप्रीसिएशन, एडिंग नहीं डिक्रीज करना होता है, GDP से डिप्रीसिएशन घटाना होता है। GNP इज द टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाई द नेशनल्स ऑफ अ कंट्री रिगार्डलेस वेयर दे आर लोकेटेड। यस, 1 and 3 ऑप्शन नंबर B।
with reference to the circle of law of income, consider the statement. अच्छा, अब जिनका आप नाम ले रहे हो उनकी ज्वाइनिंग फीस ही 50 करोड़ है, कहाँ से ले आएंगे हम भाई? क्यों? थोड़ा हमारी औकात के बताओ, जो हमारी औकात के हों, मतलब औकात इन दी सेंस, औकात इन दी टर्म्स ऑफ मॉनेटरी औकात। अब जिसकी ज्वाइनिंग फीस ही 50 करोड़ है तो सोचो कहाँ से ला पाएंगे हम उसको। Injections are additional funds like investment, government spending and exports that enter the economy and can increase total spending. Injections क्या होते हैं? Injection जो additional fund आ गए, जैसे कि एक्सपोर्ट किया गया, गवर्नमेंट स्पेंडिंग कर दी गई, ठीक है, वो हो गया। लीकेज लाइक सेविंग, टैक्सेस, इम्पोर्ट, रिड्यूस टोटल स्पेंडिंग, स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ। इन टू सेक्टर इकोनॉमी देयर आर नो लीकेजेस एंड नो इंजेक्शंस। MTS के लिए सर SLR का क्या रोल है MSF में, समझ नहीं आ रहा है ठीक से। उपासना सिंह, उपासना जी ऐसे समझिए कि जब बैंकों को शॉर्ट टर्म के लिए पैसा लेना होता है RBI से, तो RBI बोलता है बेटा कुछ गिरवी रखो, ऐसे नहीं दे पाएंगे लोन। तो क्या गिरवी रखो? गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ठीक है। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी आपने रख दी, ठीक है। अब आपकी इतनी फटीचर हालत हो गई है कि आपके पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी नहीं है रखने के लिए, तो RBI बोलता है बेटा कोई नहीं, जो तुम्हारा SLR वाला कोटा है उससे उठा के गवर्नमेंट सिक्योरिटी ला सकते हो तुम, क्योंकि वो उससे नॉर्मली अलाउड होता नहीं, क्योंकि वो मेंटेन करके रखना होता है। और क्योंकि अब तुम्हारी गिरी हालत है तो तुम वहाँ से ला रहे हो, तो तुम 1% ज़्यादा अब तुम पे पेनल्टी के तौर पे हम लेंगे। क्यों तुमने उसमें इतना मेंटेन करके नहीं चलते हो कि तुमको वो यूज़ ना करनी पड़े, ठीक है। तो इसलिए ये चीज़ होती है, तो ये चीज़ समझ में आनी चाहिए आपको, ठीक है। अभी समझ में आया? ठीक है। तो यहाँ पे डी, ओके, ऑप्शन में डी है सर, ओके। कौन है 50? अच्छा, 100 करोड़ में आते हैं क्या सर? हाँ, मैं देख तो रहा हूँ कोई बढ़िया सा टीचर हो मैथ्स के आ सकें, या मर्ज मतलब काइंड ऑफ कोलैब कर सकें, ऐसा कुछ। तो कंसिडर द फॉलोइंग क्लासिफिकेशंस ऑफ इकोनॉमिक वेरिएबल्स। आर्थिक चर के निम्नलिखित वर्गीकरण पर विचार करें। स्टॉक is a quantity measured at a specific point in time, such as wealth, capital and money supply. Flow is a quantity measured over a period of time. Inventory is strictly considered a flow concept because it changes over time. बताइए। सर आपका दुख नहीं देखा जाता, मुझसे पेपर वर्क कब करें? नहीं बेटा देख लो। Stock is a quantity measured in a specific point. Yes. Flow over a period of time. Inventory, consider a flow. No. Stock. Change in inventory. ठीक, change in inventory is called as change in inventory जो होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जो इन्वेंट्री का चेंज होता है वो फ्लो होता है, इन्वेंट्री अपने आप में वो स्टॉक है। फिफ्थ, ज्वाइन करूँ? करना क्यों है? कोलैब कर लो ना। हाँ, कोलैब कर लें। अच्छा, किसके साथ कर लें बताओ? मेन ये है ना कि ऐसा कोई है भी नहीं कोलैब के लिए, मतलब कोलैब के लिए इन द सेंस हैं तो, लेकिन अच्छा। यशराज, अच्छा ये कौन है? द वैल्यू एडेड मेथड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट एट ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन बाई सब्ट्रैक्टिंग इंटरमीडिएट इनपुट्स। यस, हर स्टेज की वैल्यू जोड़ते हैं। द एक्सपेंडिचर मेथड कैलकुलेट GDP यूजिंग द चिंगम। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, जिसको नेट एक्सपोर्ट बोलते हैं। इनकम मेथड इंक्लूड्स कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज़, ऑपरेटिंग सरप्लस, ठीक है, कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज मतलब वेजेस, ऑपरेटिंग सरप्लस जिसमें RIP आता है, और मिक्सड इनकम, ठीक है। तो तीनों सही ऑप्शन नंबर डी। चलिए, तो फाइनली सब कुछ हमारा ख़त्म हो चुका है। और कल एक क्वेश्चन में आई थिंक कुछ तो डाउट था, एक बार उसको मैं रिजॉल्व करवा देता हूँ, एक सेकंड रुकिएगा। बजट एंड टैक्सेशन, कौन सा क्वेश्चन नंबर था वो? 28 था ना शायद, क्यों? 28 नहीं था, 38 मे भी नहीं था। कौन सा क्वेश्चन था, कोई बताएगा थोड़ा सा, जिसमें कि वो 1 और 2 दो स्टेटमेंट थे? क्यों
यहाँ पे तो होगा नहीं। टेंशन ना लो सर, हम पढ़ा देंगे मैथ्स फ्री। क्या बात कर रहे हो? फ्री में? शांत फीलिंग वाले टीचर लाइए सर, नो कंट्रोवर्सी। अच्छा, मधु मैम, उसके साथ से मधु मैम कौन है? वही है, पहली बार नाम सुना है। 39 या था, ओके देखते हैं। 39 38 68 था। ओके 68 नहीं होगा, 48 होगा शायद। 68। A budget deficit a budget deficit is encountered when the total expenditure is greater than the total revenue excluding borrowing। देखिए बजट डेफिसिट का नहीं, फिजिकल डेफिसिट का है, लेकिन आई थिंक आंसर की में इन लोगों ने, एसएससी वालों ने इसको सही माना है। अब बजट डेफिसिट इज फेस्ड व्हेन टोटल रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट इज ग्रेटर। अगर रेवेन्यू ग्रेटर होगा, रेवेन्यू ज़्यादा होगा एक्सपेंडिचर से, आमदनी ज़्यादा होगी खर्चे से, तो वो डेफिसिट नहीं होता है, वो सरप्लस होता है। तो दूसरा वाला तो वैसे भी गलत है, लेकिन पहले वाले को इन लोगों ने सही माना है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये। ओके, हाँ पीएसपी सर की तरह ही चाहिए, पीएसपी सर जैसा शांत टाइप जो बढ़िया करवा सकें, क्योंकि पीएसपी सर ने अभी काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं। अभी काफ़ी बच्चों के मेरे बैच में, मतलब 130 आउट ऑफ 135 आए हैं इसमें। ओके, बिल्कुल हो जाएगा के जी, हो जाएगा। आप ही पढ़ा दो मैं। अच्छा, मतलब वही है कि भले ये कर देंगे वो कर देंगे टाइप नहीं, कंटेंट में टाइप होना चाहिए थोड़ा सा, क्योंकि पीएसपी सर ने तो वही है, कंटेंट में प्रूव किया है उन्होंने। पीएसपी सर अच्छे हैं पर जोक बहुत गंदा मारते हैं। अच्छा हाँ वो तो है, पीएसपी सर हो सकता है ना प्रेशर में रहते हों, वो प्रेशर में रहते हैं थोड़ा, कि वो बिल्कुल जोक नहीं मारते, तो उनको ज़बरदस्ती मारना पड़ता होगा। एक दिन मुखर्जी नगर में घूम के आओ। हाँ, तो सौरभ कुमार जी, आरबीआई ही कोलेटरल के तौर पे देता है उनको, बैंकों को, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को। ठीक है, आरबीआई ही देता है उसको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ कोलेटरल के बेसिस पे। तो आज पानी पानी नहीं पिया। अच्छा ओके। अच्छा चलिए थैंक यू, जाने दो अब। अरे ये ऑफलाइन कोचिंग चल रही है क्या? जाने दो। क्यों? राकेश कुशवाहा बोल रहे हैं हम पढ़ा देते हैं सर। अरे क्या बात कर, राकेश आप पढ़ाएंगे तो फिर सबका सिलेक्शन हो जाएगा, रहने दीजिए आप, है ना।
सर आपकी कार्ड। बेटा तुम ये जो लाल डब्बा बना के जो क्वेश्चन पूछ रहे हो ना उतनी देर से, बिल्ला, क्या नाम है तुम्हारा? टॉम द बिल्ला। बहुत लोगों के जो आप नाम लिख रहे हो वो पहले से ही किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, तो क्यों ही मतलब, और मुझे वो टाइप नहीं करना है ना कि जो होता है ना मतलब कंट्रोवर्सी टाइप, वैसा टाइप। बिट्टू कहाँ है? बिट्टू आज नहीं आ पाएंगे, आज गेट बंद कर दिया हम आज। टैक्स हॉलीडे होता है जहाँ पे कंपनीज़ को बोल दिया जाता है कि आप ठीक है टैक्स मत पे करो फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड, दैट इज़ टैक्स हॉलीडे। टैक्स पे करने से एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है। ओके, चलिए ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू।